तो एथीस्ट लोगों को लगता है कि जो रिलीजियस लोग होते हैं ना वो बड़े बेवकूफ़ होते हैं। उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होता, वो इरेशनल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। तरह-तरह के लेबल्स एथीस्ट लोग चिपकाते रहते हैं रिलीजियस लोगों पे। तो थोड़ा इसको भी पहले एक्सप्लोर करते हैं। अर्पित भाई, मैं आपसे शुरू करता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक, क्या रिलीजियस लोग बेवकूफ़ होते हैं? और इसको ना थोड़ा फिर डेप्थ में भी जाएँगे, साइंस वर्सेस रिलीजन हमने ये टॉपिक प्लान किया है। इसके अंदर हम ये भी बात करेंगे कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो भी कभी-कभी रिलीजियस पाए जाते हैं। तो ऐसा कैसे कि कोई इतना साइंटिफिक पर्सन वो फेथ रख सकता है गॉड जैसे कॉन्सेप्ट में? तो फर्स्ट इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं अर्पित भाई, व्हाट डू यू थिंक कि क्या रिलीजियस लोग बेवकूफ होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। इससे बेवकूफ़ी का इंटेलिजेंस का कोई मतलब नहीं है। ये कहना कि अगर कोई नास्तिक है तो इंटेलिजेंट ही होगा और अगर कोई रिलीजियस है तो बेवकूफ़ ही हम्म। होगा, ये इस तरह से हम इसको बाइनरी में डिवाइड नहीं कर सकते। रिलीजियस लोग भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और एंड इतिहास में अगर आप नज़र डालेंगे हिस्ट्री में तो बहुत इंटेलिजेंट लोग आपको ऐसे मिल जाएँगे जो कि रिलीजियस थे। न्यूटन बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। वो रिलीजियस बंदा था और देखो उसने कितना अच्छा साइंस में योगदान हम्म। दिया। और भी तमाम लोग हैं, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, जो रिलीजियस लोग थे और जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है इस दुनिया के लिए। केवल साइंटिफिक फील्ड में भी नहीं और भी अदर फील्ड्स में भी आपको मिल जाएँगे। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, बस इतना होता है कि जो रिलीजियस है वो और रिलीजियस भी अगर अपने किसी रिलीजन को लेकर एक होता है कि भई एक बंदा है जो कि अपना उसने कोई विचार बनाया हुआ है और उसको लेकर वो विचार में भी थोड़ा फिलोसॉफिकल हो सकता है। जैसे कि आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन भी जब रिलीजन की बात करते तो उनका जो रिलीजन का मतलब था वो इंक्वायरी था, वो इंक्वायरी को रिलीजन की तरह कहते थे और उनका जो गॉड था वो उनका गॉड भी अलग तरह का था। तो उस सेंस में अगर आप बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जो उस सेंस में रिलीजियस होते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर कोई हम्म। अपने धर्म को लेकर रिलीजियस है एंड उसको विश्वास है कि उसकी जो धार्मिक किताबों में जो लिखा हुआ है वो अटल सत्य है और वो गलत नहीं हो सकता है कभी भी। तो ये चीज़ जो होती है ये एक काइंड ऑफ एक प्रोग्रामिंग है, एक बचपन से जो कि उसको कहीं की जो की गई है उसके कंडीशनिंग साथ है। में और कंडीशनिंग, हाँ, कंडीशनिंग है बचपन से की गई और वो कंडीशनिंग से कई बार बाहर आना आसान नहीं होता है। ये कई बार हम्म। आदमी उस पर उतना ध्यान भी नहीं देता है, उसको लगता है कि हाँ ठीक है, मेरा काम चल रहा है, मैं कंफर्टेबल हूँ, तो ठीक है चलने देते हैं, क्या दिक्कत है? ये चीज़ भी होती है। हम्म। यार इस तुम्हें पे क्या पता है लगता है मेरा ना दिव्यांश एक, भाई? तो दिव्यांश भाई के पहले ना जैसे एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ। तो सो फॉर एग्जांपल इस वर्ड को अभी के लिए हटाते हैं कि एथिस्ट लोग जो थीस्ट लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है? जैसे मैं तेरे को क्वेश्चन वापस से एक बार तेरे से पूछता हूं मैं, कि तू मुझे बताना कि तू क्या वर्ड यूज करेगा ऐसे बंदे को जो कि किसी बाबा को सुनता है, ठीक है, जो कि भारी धार्मिक है, वेदांती है या वट एवर उस वाले शेप और फॉर्म में है। वो बोलता है कि भैया मेरे आपको मतलब कि अगर कोई भी चीज मुक्ति आपको चाहिए या फिर आपको कोई एग्जाम में पास होना है या फिर कोई भी आपकी ये सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज है उस पर आपको सक्सेस चाहिए तो आप बस नाम जप करते रहो, ठीक है? हम्म। एक 10वीं का बच्चा रहता है जो कि 10th बोर्ड की एग्जाम दे रहा है, ठीक है, 10th उसमें वो क्लियर करना है। वो बच्चा ये वाली स्पीच सुनता है और उसके बाद फिर वो 2-3 दिन उसका जो भी नेक्स्ट डे एग्जाम रहता है पूरे टाइम सिर्फ उसने नाम जप किया, क्योंकि उसको 3 लाख बार बोलना था, 4 लाख बार बोलना था। और अब हम सबको पता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी है। तो ऐसे लोगों को, एथिस्ट लोगों को क्या बोलना चाहिए? लेट्स से एथिस्ट स्लैश एग्नोस्टिक को, अब ये वर्ड आप फिल करना और भाई लोगों को मैं बोल रहा हूँ कमेंट में भी बताना, नॉट अबाउट बेवकूफ, इट्स अबाउट तू इसको कैसे देखेगा। दे आर दिव्यांश बट भाई, ही आप इज बताओ। मैं क्या ही बोलूँगा, बोलूँगा भाई गंदा खराब रिलीजन फॉलो किया है आपने, ये बोलूँगा। लेकिन दैट हैज़ ऑलमोस्ट नथिंग टू डू विथ रिलीजियसनेस, है ना? हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, अगर आप रिलीजन को प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ कर रहे हो देन द क्वेश्चन लाइक डिसॉल्व्स टू अ सोशल स्टडी कि भाई कौन सा रिलीजन बेटर है। बट अगर इसको हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से देखना है, फिलोसॉफिकल ढंग से देखना है, तो मेरे ख्याल से रिलीजियस होना और साइंटिफिक होना या क्या बोलते हैं वो एक कैटेगरी एरर है। जिस ढंग से आप केजीज को लीटर से कंपेयर नहीं कर सकते, आप नहीं पूछ सकते कि भाई अम, किस कलर के क्या बोलते हैं, किस कलर का मजा आ गया सेक्स करके, इस टाइप के सवाल वैलिडेटेड ही नहीं है, क्योंकि कलर और सेक्स से कैटेगरी एरर हो जाता है। तो उसी ढंग से हम्म। मेरे ख्याल से साइंस वर्सेस रिलीजन भी एक फॉल्स डाइकोटमी है,
क्योंकि साइंस करते वक्त भी आप रिलीजियस होते हो। साइंस करते वक्त रिलीजन, अभी हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि रिलीजन क्या है। आपकी हम वॉइस पे इसको थोड़ा एको ज्यादा आ रहा है दिव्यांश भाई आज। वो इज इट। हाँ अब बेटर है, पहले से बेटर है अभी। शायद थोड़ा आई बेटर है। गेस नहीं, माइक शायद आपका नहीं है ना आज, वो जो माइक आप यूज करते हो। हाँ 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 नहीं है, लेकिन मैं इसको मुंह के पास लगाया हूँ। ठीक, बेटर आ रहा है पहले से, थोड़ा सा बेटर। इसमें ना एक थोड़ा इको एको है। कैंसिलेशन का ऑप्शन होता है इसमें ना, सेटिंग में आप जाओगे ना, नॉइज कैंसलेशन सेटिंग या में ऐसे कुछ जाके होगा। ऑडियो में ये हाँ हाँ, वो इको कैंसिलेशन रिड्यूस इसको टिक कर बैकग्राउंड दीजिए। नॉइज, एको कैंसलेशन। ठीक है, अब बताओ, अब ठीक आ रहा है? परफेक्ट। हाँ थोड़ा बेटर है अब। ठीक है ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि ये एक आप साइंटिफिक रहते हुए भी रिलीजियस रह सकते हो, आप रिलीजियस रहते हुए भी साइंटिफिक रह सकते हो। फॉर एग्जांपल जब आप कोई भी साइंटिफिक एडवांसमेंट करते हो, तो आप जब कोई भी साइंटिफिक काम करते हो तो आप कुछ एक्सियम्स पे उनको सपोज करके चलते हो। आप नेसेसरली वो एक्सियम सही है या नहीं, उनके बदले किन एक्सियम्स को ले सकते थे, ये सब सारी चीजें नहीं सोचते हो। यू जस्ट लीव योर फेथ इनटू दोस एक्सियम्स। फॉर एग्जाम्पल जब आप एक्सियोमेटिकली लेके चलते हो कि यूनिवर्स जो है वो ऑब्जेक्टिव है, तो इस टाइप की चीज आपको इन दैट सेंस रिलीजियस बनाता है। अब दूसरी चीज कि इतने सारे डॉक्टर्स ने कहा साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके कहा है कि सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, लेकिन आप उस साइंटिफिक चीज को रिलीजियसली फॉलो करते हो। सुबह कभी सुबह उठ के आप सोचते थोड़ा ना कि भाई ब्रश क्यों करना चाहिए हमें, आप वो तो रिलीजियसली, मेरे नहीं ख्याल से इट्स मोर रिलीजियस देन गोइंग टू टेंपल्स। एक मैं ऐड ऑन करूँ इस पे, जैसे ना कभी कभी आचार्य प्रशांत भी जो धर्म है, ठीक है, उसकी दो डेफिनेशन देंगे। एक लोक धर्म है और एक ये है कि आप कैसे आचार के हो, आपकी प्रवृत्तियां कैसी हैं, क्या क्या वर्ड होता है, प्रवृत्ति। प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां बोल नहीं पाते हैं टेंडेंसीज। हिंदी के एक दो वर्ड, ना हिंदी सीख पाए ना इंग्लिश। तो जैसे ना वो भी बोलते हैं कि अच्छा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी धार्मिक है, एथीस्ट लोग भी धार्मिक होते हैं। तो वैसे ही ना रिलीजन है जैसे, ठीक है, रिलीजन से मेरा मतलब ये है जो एक जनरल नोशन है लोगों का, ठीक है, हिंदू, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, मैं इस रिलीजन की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, जो इन ठीक, रिलीजन्स को फॉलो करता है। क्या हाँ, मतलब वो जनरली जो मैं जनरल हम्म सेंस में जो डेफिनेशन होती है रिलीजन की, वो यही होती है कि किसी आइडिया में अनकंडीशनल फेथ, किसी आइडिया में, किसी बुक हम्म में, किसी प्रॉफिट में, किसी जीवित इंसान में भी हो सकता है, उसको हम वैसे कल्ट बोल देते हैं। तो ये जो है जिसमें कि आपका अनकंडीशनल फेथ है किसी भी आइडिया के प्रति, किसी बुक के प्रति, किसी आदमी के प्रति, वो या फिर कोई हम्म मिस्टिकल फिगर या मे तो बी कोई मैथोलॉजिकल कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो मैं रिलीजन को उस जो अर्पित ने बताया ना, अर्पित जी ने जैसे बताया, मैं उसी ढंग से लेके चल रहा था कि फेथ। लेकिन फिर आप कह रहे हो सागर कि ऑन टॉप ऑफ दैट फेथ इन सो कॉल्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या जो भी है, तो वो उन दोनों में फर्क है। अगर आप मुझे फेथ इन सो कॉल्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वाली बात करो, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ क्लियर आंसर कि भाई रिलीजन, ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने जिनके जो भी इनके प्रोपोजिशंस हैं वो आपको मॉरल बनने के लिए, और ये सब 2000-3000 साल पहले की बातें हैं, समाज को स्ट्रक्चर में रखने के लिए बने होंगे। तो वो ये तो बताने के लिए नहीं बने होंगे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को कैसे मेजर किया जाए। तो ऑब्वियसली द क्लियर आंसर इज कि फिर आपके सामने एक डाइकोटमी आती है। आप कहते हो कि भाई रिलीजन इज नॉट सपोज टू इंटरफेयर विद साइंस। नाउ अ पर्सन, जब आपको एक पर्सन के बारे में कमेंट करना है तो आप पर्सन के बारे में कमेंट करो, लेकिन उस पर्सन के अलग अलग रोल्स होते हैं। वो फादर होता है, वो गिटारिस्ट होता है, वो साइंटिस्ट होता है, वो रिलीजियस पर्सन होता है। तो जब वो साइंटिस्ट है तो आई एम प्रीटी श्योर दैट ही आल्सो, इफ ही इज अ गुड साइंटिस्ट, लाइक फॉर एग्जांपल इसरो के फॉर्मर चीफ थे सोमनाथ, है ना, he went to temple I think before the launch of Chandrayaan, whichever Chandrayaan, but that has nothing to do with on the scientific stage उस बंदे ने कितना इनकॉर्पोरेट किया होगा रिलीजन को अपने साइंस में, है ना। सो दैट इज, वो तो फिर क्लियर हो जाता है। इट्स समथिंग लाइक अगर मैं अपने किसी फ्रेंड के बेटी से मिलूंगा और मैं उसको बोलूंगा कि दुकान में यूनिकॉर्न का सॉफ्टवेयर मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं उसको दूंगा। मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा कि यूनिकॉर्न्स डोंट एग्जिस्ट। फिलोसॉफिकल स्टेज पे देखा जाए तो यूनिकॉर्न्स जो हैं वो इंटरनेट मेरा गया है या किसी और का गया है, नहीं ये नहीं, वो जो बोल सागर रहे की हैं। लाइट गई है।
अच्छा, अर्पित ने भी ट्रिक कर दिया मुझे अब की बार एकदम स्टैचू। मैं जब ध्यान से सुनता हूँ ना तो मैं बिल्कुल स्टिल हो जाता हूँ। हाँ, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि उस टाइम पे मैं थोड़ा ना लाऊंगा कि लेट अस एक्सप्लोर द ट्रूथ प्रोपोजिशन अबाउट यूनिकॉर्न्स डोंट एग्जिस्ट, सो यू शुड नॉट प्ले विद यूनिकॉर्न का सॉफ्टवेयर। अरे भाई, तुम उसको खिलाने के लिए ले जा रहे हो कि उसको फिलोसफी करवाने के लिए ले जा रहे हो? तो द स्टेजेस हैव टू बी आइडेंटिफाइड। या और आई थिंक जैसे बस रिलीजियस ट्रेनिंग और साइंटिफिक ट्रेनिंग, ये दोनों ट्रेनिंग्स तभी अच्छी होती हैं जब वो आपको ये मैनेज करना सिखाए, बाउंड्रीज मैनेज करना सिखाए। या दिव्यांशु हाँ भाई, तो मेरा फिर एक छोटा सा डाउट है। सॉरी अर्पित भाई, आप पहले कंप्लीट कर लो, फिर मैं वो डाउट पूछूंगा। हाँ, एक्चुअल में दिक्कत तो यही होती है ना कि जो रिलीजन है, जो मतलब रिलीजन से मेरा मतलब वही है कि जो आमतौर पर जिसको रिलीजन कहते हैं हम, उसमें समस्या यही होती है ना कि वो फेथ इतना तगड़ा होता है कि उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो आप। और अगर कोई आइडिया ऐसा है जो कि साइंस से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जो कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में को एक्सेप्ट नहीं करते हैं आज भी, बिकॉज वो साइंटिफिक थ्योरी है, बट स्टिल बिकॉज उनका जो रिलीजन का जो आइडिया है वो उसके साथ में नहीं जा रहा है, तो वो उसको खारिज करेंगे, उसको रिजेक्ट करने के लिए 10 तरह के बहाने तैयार करेंगे। तो ये वाली जो दिक्कत है ना कि क्योंकि उनको मतलब इसी तरह से उनको उनका एक अनकंडीशनल फेथ है उसमें, जो भी उनका रिलीजन है, उसका जो भी आइडिया है, तो ये वाली दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर और खासतौर पर जो साइंस है, साइंस में क्या है कि हाँ, ये होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो नए-नए आइडियाज़ पर काम करते हैं और उन आइडियाज़ को लेकर शुरू में वो ये मतलब कह सकते हैं कि मतलब उन्होंने कोई नई हाइपोथेसिस तैयार करी, तो वो उसको टेस्ट कर रहा है मैं, और वो हाइपोथेसिस में भी हंड्रेड्स हो सकती थी, जिसमें से उसने एक हाइपोथेसिस पे उसने काम करना शुरू कर दिया, मे बी किसी भी वजह से। तो उसमें दिक्कत, उसमें उसको रिलीजन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसका अनकंडीशनल फेथ नहीं है उसके अंदर। वो उसको जस्ट एक आइडिया है, उसको लेके चेक कर रहा है कि ठीक है चलो उसको चेक करते हैं, और अगर क्या इसका आउटकम निकलेगा, अच्छा निकले, सही निकलेगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे। अगर इसको रिलीजन से कंपेयर करेंगे तो रिलीजियस जो बंदा होगा, उसका जो आइडिया होगा, उसका अनकंडीशनल फेथ है, उसमें कुछ भी निकल आए, उससे उसका फेथ नहीं खत्म होने वाला है, वो उस आइडिया में मानता ही रहेगा, और लास्ट में आके ये कह देगा कि अभी साइंस इस काबिल नहीं हुई है कि मेरे आइडिया को चैलेंज कर दे। और वो अनंत काल तक वो हो सकता है कि मतलब कभी तक भी साइंस कुछ भी खोज ले, लेकिन उसका जो आइडिया है वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। हाँ, तो इसमें इसमें एडिंग ऑन टू व्हाट यू सेड, मुझे ऐसा लगता है कि एक जावेद अख्तर ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, ऑफ कोर्स नॉट इन, कि अगर किसी को भी एक लिबरल आर्टिस्टिक आइडिया लाना है समाज में, मान लो समाज का जो कल्चर है उसको चेंज करना है, स्टेटस को से हट के लिबरल बनना है, तो वो जो लिबरल आइडिया है, आपको क्या लग रहा है कि आप उसको इंजेक्ट करोगे समाज में और वो सस्टेन कर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, उसको क्रिटिसिज्म मिलेगा, और क्रिटिसिज्म मिलना इनफैक्ट इंसिस्टेड है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इस वर्च्यू में है कि वो क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट, वो जो बूढ़ो बूढ़ो लोग बैठे हुए हैं ना, जिनका दिमाग थोड़ा सनकी हो रखा है, कि वो लोग बोलेंगे कि अरे लड़कियों को शॉर्ट स्कर्ट्स कैसे पहनना है, तो ये जो शॉर्ट स्कर्ट्स पहनने वाला कल्चर है, इसका बनता है कि ये उन बूढ़े लोगों से गुजरे और अपने आप को डिफेंड करे और वहां पे इन दैट वर्च्यू स्ट्रेंथ गेन करे। तो उसी ढंग से अगर कोई साइंटिफिक थ्योरी है, और साइंस बाय द एंड ऑफ द डे इज अ सोशल एंटरप्राइज, तो मेरा ऐसा मानना है, नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, कि एक साइंटिफिक थ्योरी को भी इन बूढ़े लोगों से गुजरना जरूरी है, गिवन कि आप क्या है ना, सो बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी मोटिवेशन से आ रहे हो, मान लो एक चैनल है मेरे जहन में भी आ रहा है, जो कुरान को प्रीच करने के लिए आते हैं, लेकिन वो अपने जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं, सॉरी, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं गॉड के फेवर में, अल्लाह के फेवर में, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स बताते हैं, और एथिज्म के आर्ग्यूमेंट्स को ऑब्जेक्ट करते हैं। अब एथिस्ट का यहाँ पे ये नहीं बनता है कहना कि भाई आप देखो आ रहे हो कुरान को प्रमोट करने के लिए, एथिस्ट का ये बनता है कहना कि ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया काम किया, मैंने थोड़ा सा मेहनत किया था, मैंने अपना व्यू डेवलप किया था कि भगवान ये, अब आपने ऑब्जेक्ट कर दिया है, आपने आपका जो मोटिवेशन वो करप्टेड मोटिवेशन है, दैट इज नन ऑफ माय कंसर्न, बट आपका जो मोटिवेशन था अब उसने मुझे और अच्छे से चैलेंज कर दिया है। तो सेम गोज विद इवोल्यूशन, अगर इवोल्यूशन को चर्च कह रहा है कि भाई नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो
evolution has gotten this opportunity, that it, by the way, it's a good thing that it has gotten this opportunity. एक philosophical stage पे almost does not matter कि सामने वाला क्या करने आ रहा है, चर्च क्या करने आ रहा है, ये जो चैनल है ये कुरान को प्रमोट करने आ रहा है कि क्या करने आ रहा है, as long as आप एनालिटिकल हो स्टेज में, that is what matters. तो मेरे ख्याल से साइंटिफिक एडवांसमेंट इस ढंग से होता है तो अच्छा लगता है. हाँ, ऑब्वियसली वो तो होता ही है कि कोई भी जो साइंस में जो आइडिया है और कुछ लोगों को अगर वो चैलेंज कर रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है वो उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। ये प्रोसेस तो चलना चाहिए, मैं तो इसका समर्थन करता हूँ कि बदलाव जो होता है ऐसे ही होता है कि लगातार जब एक कन्वर्सेशन चलती है समाज के बीच में, अब जैसे हम जो ये पॉडकास्ट में कर रहे हैं, तो यही तो चीज़ है, यही तरीका है करने का कि बातचीत हो उस चीज़ के ऊपर। बातचीत होती है तो उस बातचीत के ज़रिए ही जो दिमागों में जो नैरेटिव्स हैं वो चेंज होते हैं समय के साथ। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे कि जैसे रिलीजियस होना, क्या इसके कोई बेनिफिट्स हैं जो कि एथीस्ट लूज आउट कर रहे हैं? जैसे ये बोला जाता है जो रिलीजियस लोग होते हैं ना कि एथीस्ट लोगों का ना मोटिवेशन कम होता है, लाइफ का जीने का पर्पस वो ढूंढ नहीं पाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं या फिर सैड एंग्शियस हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि रिलीजन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है किसी पर्सन की लाइफ में। एक मैं कोई बुक भी ऐसे देख रहा था, इंस्टाग्राम पे कोई सजेस्ट कर रहा था, रिलीजन फॉर एथीस्ट ऐसे कुछ थी कि हर एक पर्सन को एक रिलीजन की बड़ी ज़रूरत है, चाहे कोई फॉल्स आइडिया ही क्यों ना हो कि आप किसी इमेजिनरी गॉड में मान रहे हो, लेकिन वो आपको एक मोटिवेशन देता है टू लिव योर लाइफ। ऐसा है क्या हर एक इंसान को एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की जरूरत है? कोई भी आंसर कर सकता है। अरे बाप रे, ऐसे बोलना चाहिए यार था नाम ले लिया करो। रास्ते सब एक दूसरे की शक्लें देख ये कैंडिड एक्सचेंज है, यहाँ पे कोई वन ऑन वन इंटरव्यू नहीं चल रहा। कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है, कोई मेरे से भी क्वेश्चन Seriously. पूछ सकता है। स्टार्ट आप ही कर कभी दो मैं सागर. वेट करता हूँ मेरे से कोई सवाल पूछ ले कभी। मैंने पूछा था देख इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में। वो वर्ड तो चलो बताया सागर नहीं आप ही लेकिन तूने स्टार्ट करो सागर। इसका. मैं करूँ इससे स्टार्ट? बताओ. चलो मैं आंसर दूँ इसका। हाँ, करो। मेरे को लगता है जो ये होती है ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, वो कभी-कभी ज़्यादा आती है एथीस्ट्स में। मुझे ऐसा लगता है कि लेट्स से आपके पास ना ऐसा होता है कि लाइफ में आपकी काफ़ी डिज़ायर्स होती हैं, ठीक है? कि पैसा कमाना है, मुझे इस स्टेट तक पहुँचना है, मुझे जॉब में ये प्रोफ़ेशन अचीव करना है, या फिर मेरा कुछ पैशन है, मुझे उसकी तरफ जाना है। बट वन्स यू अचीव ऑल दैट, आपके सारे डिज़ायर्स जब फुलफ़िल हो जाते हैं एक सर्टेन स्टेज पे, उसके बाद ना एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हिट होती है कि अब मैं लाइफ में और करूं क्या? बिकॉज यू नो कि यही लाइफ है जो है, इसके बाद कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, कोई नेक्स्ट जन्म नहीं है, कुछ नहीं है। तो देन हमें लगने लगता है कि अब इस लाइफ में और करें क्या? फिर हमें कुछ और नया डिजायर मैन्युफैक्चर कॉन्शियसली विलिंगली करना पड़ता है। लेट्स से ये पॉडकास्ट हो गया कि मुझे अब ये पॉडकास्ट शुरू करना है, मुझे इसको एक सर्टेन हाइट तक लेके जाना है, मुझे 10 मिलियन फॉलोवर चाहिए, मुझे फेमस होना है। लेकिन ये एक मैन्युफैक्चर्ड ड्रीम है, इसका कोई वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर ये पर्पस ना हो, कोई भी पर्पस, कोई भी पैशन अगर लाइफ में ना हो, तो आप करोगे क्या? और ये मुझे लगता है रिलीजियस पर्सन की लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ पर्पस या मीनिंग रहता है। वो जो भी काम कर रहा है इस जन्म में, उसको लगता है कि इसका ना कुछ तो मुझे रिजल्ट मिलने वाला है अपने नेक्स्ट जन्म में या आफ्टर लाइफ में। तो वो एक होप नहीं उस लूज करता। आप क्लैरिफाई करो कि आप यहाँ पे अगेन रिलीजन से बस फेथ की बात कर रहे हो, फेथ इन समथिंग की बात कर रहे हो, या फिर फेथ पर्टिकुलरली इन ट्रेडिशनल रिलीजन्स की बात कर रहे हो? ट्रेडिशनल रिलीजन से ही मेरा मतलब है, मतलब ये जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, ये सब। ठीक है. और इस पे पता है वैसे, सॉरी दिव्यांशु भाई, एक पॉइंट मैं बस ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें बहुत कुछ लाइक वो एल्बर्ट कामो का ना वो सिसिफस टाइप की वो स्टोरी थी कि लाइफ हैज राइट। आप समझ रहे हो राइट? मैं इस पे आप ज्यादा डिटेल में बताना क्योंकि आई नो ये बिल्कुल वहीं पे आके एंड अप होता है, ठीक है? जो अपन ने लास्ट वाले पॉडकास्ट में किया भी था कुछ पॉडकास्ट पहले। सो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, एक बंदा बैठा है जिसको स्वर्ग में बिलीव है,
उसको किसी जन्नत में बिलीव है जहां पे कोई 72 हूर परियां बैठी हुई है, उसकी लाइक वर्जिन लड़कियां उसको मिलेंगी। आप कुछ भी ये बिलीव कर लो, ठीक है। और वो बंदा लेकिन फॉर सम रीजन बहुत अच्छा भी इंसान है, वो किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहा है, चुपचाप अपने ऑफिस से घर आया, घर से ऑफिस, अपना ऐसे करके उसने अपनी लाइफ स्पेंड करी। उसको एक पर्पस मिला हुआ था, मेरे को जन्नत में जाना है, ठीक है। उसके जगह पे एक बंदा सिर्फ एथिस्ट और साइंटिस्ट भी है वो, ठीक है। उसको पता है कि वहां पे कुछ है नहीं, ठीक है। अब उसकी लाइफ में जो तू एग्जिस्टेंशियल वो क्राइसिस आने की बात कर रहा है ना, वो शायद इस चीज को बड़े ही डिफरेंट वे में देखेगा। तो ये ओवरकम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस बंदे को वो चीज समझ में नहीं आएगी। हाँ ठीक है यार, वी आर जस्ट स्टार डस्ट। क्या ही थी, मतलब मे बी कॉन्शियसनेस पहले से थी, या ये इसके लाइक ये एटम्स बनने के बाद आई है, वो डिफरेंट मैटर है। लेकिन हाँ, इट्स जस्ट स्टारडस्ट थिंग यार, हो नहीं, गया। इस पे वो नहीं होगा वैसे इतना प्रॉब्लम। तो मैं इस पे एक ऐड ऑन एग्जिस्टेंशियल करूं। क्राइसिस में बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ। जैसे ये सिसिफस की जो स्टोरी है, ठीक है, वो एक पत्थर को हम्म। रोल आउट कर रहा है, ऊपर तक उसको लेके बिल्कुल। जाना है। वो फिर नीचे बिल्कुल। गिर जाता है, फिर दोबारा ऊपर लेके जाता है, ये सब चलता रहता है ना। बिल्कुल। अब अब उस पर्सन की मोटिवेशन के बारे में सोच। अब उसको अगर मैं ये चीज बताऊं कि तुझे पूरी लाइफ यही करते रहना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, और उसके बाद इट्स द एंड, उसके बाद कुछ नहीं है। और ऑन ऑन द अदर हैंड उसको मैं ये चीज बोलूं कि ये तू 70 साल तक करेगा ना, तो नेक्स्ट जन्म भी तेरा एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर तेरे को कुछ ना कुछ इसका फल मिलने वाला है। तो इमेजिन उसकी मोटिवेशन कितनी चेंज हो जाएगी, और होगी या बस नहीं होगी, प्रिसाइसली दोनों इसी केसेस में। मोटिवेशन के बाद, इसी मोटिवेशन को एक्स्ट्रापुलेट करते करते वो हूर की परियों लेने के चक्कर में लोग सुसाइड बॉम्बिंग भी कर हम्म। लेते हैं। इसका एक्स्ट्रापुलेशन देख तू। जब तक वो ऐसा हम्म। है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई रिलीजियस लोगों से। लेकिन जब वो एक्स्ट्रापुलेट होकर के ये चीजें यहाँ पे आती है ना, कि बच्चों को, इनोसेंट्स को मार रहे हो, तो प्रॉब्लम है भाई। तो मतलब आप कह रहे हो कि हम्म। रिलीजन के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, लेकिन प्रोज ज्यादा हैं। सॉरी, सागर आई कह रहे हैं थिंक कि कौन प्रोज ज्यादा कौन ज्यादा है। हैं, ज्यादा है? कॉन्स कम है, और पीक। अच्छा, तो मतलब पीके कह रहे हैं, मतलब जो आपने बोल दिया कि आप ही वही कह रहे हो, हाँ। कॉन्स ज्यादा है। अच्छा, मैं हम्म। इसको मैं उल्टे व्यू को डिफेंड करना चाहूंगा जो शोपेनहायर करते हैं। हम्म। बेसिकली शोपेनहायर बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है, किसी को पढ़ना है ना, तो बहुत ज्यादा पुराने इंसान भी नहीं है, तो उनकी जो राइटिंग्स उनको पढ़ा जा सकता है बिना हम्म। सेकंड ऑर्डर टेक्स्ट के। तो बेसिकली वो, और ऊपर से वो क्या करते हैं कि दो लोगों के बीच में डायलॉग करवाते हैं। तो एक इंसान यही पूछ रहा होता है कि भाई ये सच्चाई की खोज करने जाना है हमको। अब इसमें रिलीजन आके ना लोगों को, एक तो पहले इंडोक्ट्रिनेशन हो जाता है बचपन में ही, तो आप कंडीशन कर देते हो बच्चों को, ये सब कर देते हो। सच्चाई की खोज के बीच में हर्डल बनता है। तो दूसरा जो हम्म। बंदा है वो बहुत क्लियरली जवाब देता है कि हाँ भाई, तो क्या हो गया। ये जो आप कह रहे हो कि सच्चाई की खोज करने जाना है, ये आप कह रहे हो एक प्रिविलेज से आ रहा है। ये उस प्रिविलेज से आ रहा है कि आप उस सोफा पे बैठे हुए हो जहाँ पे आप उस समाज के सोफा पे बैठे हुए हो जो समाज स्ट्रक्चर्ड है। और रिलीजन अंदर समाज को स्ट्रक्चर करने का काम कर रहा है। लोगों के अंदर जो मेटाफिजिकल वॉइड है, जो एग्जिस्टेंशियल सवाल है, जैसे सागर ने कहा भी, वो कितने लोग हैं, अल्बर्ट कैमू जैसे कितने लोग हैं, सार्ट जैसे कितने लोग हैं, जो बाय द वे वाइल्स नॉट बीइंग सो कॉल्ड रिलीजियस, वो एथीस्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म के थ्रू सार्ट ने अपने मीनिंग को डिराइव करने की कोशिश की थी। तो ऐसे कितने लोग हैं जो सोचते हैं इन सब के बारे में। भाई उनको स्पून फीड करना जरूरी है। अगर हम उनको स्पून फीड नहीं करेंगे तो समाज वॉर्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक दूसरे से कम्युनल कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर नहीं करेंगे और समाज कोलैप्स हो जाएगा। तो अगर आपका सवाल ये है कि रिलीजन के प्रोज हैं ज्यादा, कॉन्स हैं कम, तो मेरे ख्याल से ये मेरे ख्याल से रिलीजन के प्रोज हैं। हम बाय द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस हैं। हमको बाय द एंड ऑफ द डे कितना ही 1-2 घंटा रहते हो फिलोसॉफिकल स्टेज पे, उसके बाद उतरना होता है। आपको खुद को कंसोल करना होता है। आप भी एक इंसान हो, आपके अंदर सेंटिमेंट्स हैं, आप कितने भी बड़े पत्थर क्यों ना हो, आपको ये सब सुनना होता है। थोड़ा पैम्परिंग वगैरह मांगता है। मतलब मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगर तीनों लोग डिसएग्री कर रहे हैं तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मुझे मांगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं लोगों के बारे में बोलता हूँ कि आप लोगों को देखो, आप लोगों को हमारे देखो, अंदर से सारे इट्स काउंटर रेडी हो रहे हैं अभी। हाँ हाँ, नहीं करो करो। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जो इधर स्ट्रीट पे आंटी झाड़ू लगा रही थी, है ना, उनको मैंने प्यार से कुछ कह दिया तो उनको मुस्कुराहट आ गई। अब वो प्यार से जो कहा वही चीज मैं प्यार से नहीं कहता, या फिर दूसरी चीज कह देता, तो वो प्रोडक्टिविटी भी वैसे उनकी नहीं होती।
है ना। तो समाज जो है वो जेन्युइनली कोलैप्स कर जाएगा, रिलीजन पे बहुत ज्यादा टिका हुआ है। और आप जो कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि आप क्या कह रहे हो, जो अगेन शोपेनहायर कैप्चर करते हैं कि एक रिलीजन का एम होना चाहिए अपना यूथनेशिया, कि भाई अब हम रिलीजन लोगों को उस स्टैंडर्ड पे ले आए हैं जहाँ पे सिविल मेंटेन्ड है, सोशल मेंटेन्ड है, कोलैप्स नहीं हो रहा है कि रिलीजन हटाते ही लोग हाथापाई नहीं करने लग जा रहे हैं। तो वो रिलीजन कन्फेस करे कि मैं जो हूँ मैं जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ट्रूथ हूँ, अब यू हैव अटेन्ड दिस, नाउ यू हैव टू ओवरग्रो मी, सो प्लीज कैंसिल मी, है ना। एंड दैट हैज टू हैपन, जरूर कह सकते हो। लेकिन ये कहना कि रिलीजन इट्स समथिंग लाइक आपने ट्रेडिशनल रिलीजन में हिंदुइज्म को रखा, इस्लाम को रखा, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रखो। भाई वो भी तो एक बुक है जिसमें आपको डूज एंड डोंट्स दिए हुए हैं, इंसान का मैनुअल वो भी तो है। अगर हम बट उस पे अमेंडमेंट हो जाता है ना, वही। हाँ, मतलब कि उस पे अमेंडमेंट्स हो जाते हैं, मतलब कि विद टाइम यू कैन मेक इट। लेकिन ये जो बुक्स है ना, ये जो रिलीजन्स है, इनमें नहीं होते हैं। यू कैन ऑलवेज तो डिफरेंशिएट ये कि यार मैं समस्या है। किसी और रिलीजन की, बिल्कुल, आप बिल्कुल बोल सकते हो मैं रिलीजन को उसकी वर्ड वैल्यू पे नहीं लेके चल रहा हूँ, जो कि आज की प्रैक्टिकल लाइफ में जो वो चल रही है उसका मीनिंग कुछ और ही था। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में देखता हूँ ना, 100 में से शायद आपके जैसे शायद 5 लोग ही होंगे, या शायद उससे भी कम। बाकी सबको वो उसी फेस वैल्यू पे ले रहे हैं। मुझे आज अगर चेंज लाना है तो मैं उन 95 को एड्रेस करूंगा, ताकि शायद वो 95 और ये जो 5 वाले जो बंदे ना, इनका वो बढ़ जाए। तो बस प्रॉब्लम वो है। तभी मैं वो बोला ना, जब मैंने कि एक्स्ट्रापोलेट करते करते हमने देखा कि लोग उस रिलीजन को नहीं समझ रहे जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हो। लोग तो वही बन गए। सिर्फ एक आप जन्नत की बात कर रहे थे ना, वहां तक के रहते, लेकिन आप तो भैया उसको पाने की खातिर ईगो के चक्कर में आप तो अब ये सब करने लगे हो। ये प्रॉब्लम है। अच्छा, तो यहाँ पे ये ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम, यहाँ पे एक और सवाल आता है, आप लोग आंसर करना, कि वुड अ प्लेसिबो वर्क इफ पीपल आर लेट नो दैट दिस इज अ प्लेसिबो। भाई रिलीजन, हाँ, सोच इस कॉन्टेक्स्ट में आंसर करने की कोशिश करो कि अगर आप जाके बताओ लोगों को, एज अ पुजारी, एज अ प्रीस्ट, आप जाके बताओ कि भाई जस्ट सो यू नो, ये वैसे नहीं मिले थे 2 बाण जिस ढंग से महाभारत के सीरियल में दिखाया जाता है ना, वैसे नहीं क्या बोलते हैं चीजें हुई थी। तो विल इट वर्क? विल रिलीजन कॉज टू हैव एन इम्पैक्ट? वो अथॉरिटेरियनशिप क्या रिलीजन होल्ड करेगा? क्योंकि अथॉरिटेरियनशिप मांगता है, जिस ढंग से हमको भी, हमारे भी एक स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, अथॉरिटी का, हायरार्कीज ऑफ अथॉरिटी है, उसी ढंग से समाज में अथॉरिटेरियनशिप तो मांगता है ना। हम लोगों के ऊपर नहीं छोड़ सकते। लोग, अरे यार कुछ बोलने वाला था, लोग बहुत प्यारे हैं हमारे, है ना। लोगों के ऊपर छोड़ देंगे, ये लोग जेसीबी की खुदाई देखने के लिए रुक जाते हैं, ये लोग चलाएंगे देश को, ये लोग नहीं कर सकते। तो अथॉरिटेरियनशिप मांगता है। अथॉरिटी खुद आके बोले कि हम वो नहीं। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ इब्न सीना एक्चुअली, आर्गुमेंट्स फ्रॉम कंटिजेंसी, बाय द वे, उन्हीं से आता है। वो एक ऐसे इस्लामिक स्कॉलर थे जिनका मानना था कि अगेन टू शोपेनहायर, कि फिलॉसफी, इस्लामिक फिलॉसफी और इस्लामिक रेवलेशन जो कुरान है, दोनों सेम चीज है, एक्सेप्ट कुरान लोगों के लिए है। कुरान में लिखा है जजमेंट डे है, मैं नहीं मानता जजमेंट डे है। कुरान में लिखा है कि एंजल्स होते हैं, मैं नहीं मानता एंजल्स होते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता, लोगों को मानना चाहिए। मैं एज अ स्कॉलर ऑफ इस्लाम मैं समझ रहा हूँ कि वहां पे जब लिखा है कि एंजल्स होते हैं तो उसका क्या मतलब। जब वहां पे लिखा है कि आपको नर्क में डाला जाएगा, तो वहां पे वो जो कार्टून नेटवर्क पे दिखाया जाता है कि लावा बह रहा है, उसके अंदर आपको फ्राई किया जा रहा है तेल में, गरम गरम, उसमें आलू की तरह छीला जा रहा है, वैसा नहीं होगा। प्रोबेबली आपको कुछ गिल्ट टाइप का दिया जाएगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। जो मेटाफिजिकल जो भी कुछ है, मैंने इब्न सीना को ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन इब्न सीना कहते हैं कि वो मासेस के लिए है, उसका अपना रोल है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एकदम काउंटर हो जाता है उससे जो मैं कर रहा हूँ फिलॉसफी। ये वो इस्लामिक फिलोसोफर हैं जिनका मानना है कि फिलॉसफी, रैशनल, लॉजिक, रीजन, दिस मस्ट बी द कोर ऑफ एनीथिंग। बट अगेन सॉक्रेट्स भी वहां से आते हैं कि भाई डेमोक्रेसी नहीं किसके पास होती है, जनता के पास। जनता तो हमारी बहुत प्यारी है ना। तो अब वही चीज है। तो आप ऐसे देखो कि आप प्लेसिबो देना चाहते हो किसी को, आप उसको बता के दे रहे हो कि प्लेसिबो तो वो काम करेगा। तो अब इस अकाउंट पे कॉस्ट जो है वो आपको बेयर करने पड़ते हैं। इस अकाउंट पे कोई अगर उस चीज को गलत समझा है तो वो फिर होता है जो भी कुछ। हाँ बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हो कि रिलीजन का
बिल्कुल यूज़ है इसका, और इसी वजह से ये आज भी थ्राइव कर रहा है, आज भी मौजूद है, आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे से मौजूद है। क्योंकि इस्तेमाल रहा है, और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो पता चलेगा कि इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि शायद आज हम जहाँ हैं, आज हम वहाँ नहीं होते अगर रिलीजन का हमें सहारा नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग जो कि बहुत वर्स्ट कंडीशन में अपनी लाइफ को गुज़ारते हैं, उनका एकमात्र होप है रिलीजन। और यही वजह है कि मतलब आप हम्म देखोगे कि जो बहुत ज़्यादा जितनी बुरी हालत में है, उतना ही ज़्यादा वो रिलीजियस है। जैसे-जैसे आदमी की इनसिक्योरिटीज़ कम होने लगती हैं, वो रिलीजियसनेस भी उसकी कम होने लगती है। तो ये तो है, लेकिन वही बात है कि जैसे आपने कहा कि अब प्लेसिबो अगर उसको बता दिया कि ये प्लेसिबो है, तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। तो वो तो कोई ख़ैर बताता नहीं है, लेकिन चक्कर क्या है, होता क्या है कि अब जो रिलीजन एक यूज़फुल टूल की तरह इसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन धीरे-धीरे जो लोग हैं उन्होंने इसका, क्योंकि ये एक तरह से आदमी आदमी को मैनिपुलेट करने का भी टूल टूल है ना एक। केवल ऐसा नहीं कि उसके जो दुःख दर्द हैं उनको कम करता है, उसको होप देता है अगले जीवन की। वो उसके साथ-साथ एक मैनिपुलेशन भी है, और वो मैनिपुलेशन जो है वो खतरनाक है। क्योंकि वो आपको वो सोसाइटी में भेद कराती है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, और हम और ज़ाहिर-सी बात है हर रिलीजन अपने आप को ही सच्चा रिलीजन मानता है। और वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है जिसको कि सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। उसको सॉल्व करने का मतलब है किसी रिलीजन को झूठा सिद्ध कर देना, और झूठा सिद्ध करोगे जिसको कि वो तो फिर लाठी लेके आएगा आपकी तरफ। तो ये हम्म ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सॉल्व ही नहीं होंगे। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि अब क्या करा जाए? और दूसरा जो है कि जो वहाँ पर जो रिलीजन के अंदर जो लोग बैठ गए हैं ठेकेदार बनकर, और जो कि कंट्रोल कर रहे हैं लोगों को, और फिर उनके भी ऊपर जो है जो नेता हैं जो कि अपने पक्ष में उनको करवा रहे हैं। ये एक बड़ा नेक्सस बन जाता है। तो अब इसको कौन तोड़े? क्योंकि वो तो तोड़ेंगे नहीं, जो रिलीजन के ठेकेदार हैं, वो तो उनको तो फ़ायदा है उनसे, नेताओं को भी फ़ायदा है, वो भी नहीं तोड़ने वाले। तो कोई तो एक आवाज़ इसके खिलाफ उठनी चाहिए, और उठनी इसलिए चाहिए क्योंकि नहीं उठेगी, अगर हम बात नहीं करेंगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? भई, अगर आज से मतलब अगर आप 20-30 साल पहले की बात करो, तो ये मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये सुना भी होगा कि यार फला बंदा नास्तिक है, और क्यों है वो नास्तिक? हम्म मतलब मैंने अपने बचपन की याद करूँ तो मुझे तो कोई याद नहीं आता कि कोई कभी मैंने सुना हो कि कोई नास्तिक है, और क्यों होता है कोई नास्तिक, उसका क्या रीज़न होते हैं? आस-पास कोई कोई भी नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। वो तो सोशल मीडिया की वजह से जो है आज हम लोगों को जान पाते हैं, और हम समझ पा रहे हैं, हम इस पे विचार कर पा रहे हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। ये जब होता है तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो उन इनसिक्योरिटी से या तो बाहर आ गए हैं, या फिर वो अंदर से इतने मजबूत हैं दिमागी रूप से, इतना उनके अंदर साहस है कि वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, और उसको समझकर उस चीज़ से मुक्त हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये बात जब तक हम करेंगे नहीं समाज के अंदर, तो वो चीज़ लोगों तक जाएगी नहीं। तो इसीलिए इस बात को करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इस अब कोई कहे कि भई आप ये बात कर रहे हो तो इससे बहुत सारे लोग हैं, जिनकी एकमात्र उम्मीद है रिलीजन, उनका जो है होप आप छीन ले रहे हो। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जनरली आप देखो कि आदमी जिसका एकमात्र रिलीजन ही होप है, बाकी उसकी ज़िंदगी बहुत मतलब तकलीफ़ों से भरी हुई है। कुछ भी करके आप उससे रिलीजन छुड़वा ही नहीं सकते, क्योंकि वही वही है ना, बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा, आप उससे छीन ही नहीं सकते। हम्म वो उसी के ऊपर बेचारे की लाइफ टिकी हुई है, वो छोड़ेगा ही नहीं। वो तब छोड़ेगा जब उसको सहारा और कुछ मिल जाएगा, जब वो खुद इतना मजबूत हो जाएगा, जबकि वो सब चीज को छोड़ पाए। तो हम जो बातें करते हैं, वो बातें सच बताऊं तो उन लोगों तक पहुंचती भी नहीं है, जो कि इस कंडीशन में है, जिनकी जिनकी लाइफ बहुत बहुत मतलब कष्टों से भरी हुई है, और वो रिलीजन को बहुत कस के पकड़े हुए हैं। उन तक पहुँचती भी नहीं है हमारी बात, और पहुँच भी जाएगी ना, तो वो शायद समझ भी ना पाएँ कि हम क्या बात कर रहे हैं। हमारी बात जिन लोगों तक हम्म पहुँचती है, वो लोग हैं जो कि शायद थोड़ी समझ रखते हैं, थोड़ी हिम्मत रखते हैं, और उनमें से भी बहुत सारे लोग जो कि वाक़ई में उस स्टेज पर हैं, जो कि विचार कर सकते हैं और उन चीज़ों से फ्री हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों तक तो पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर उन तक भी नहीं पहुँचेगी, तो फिर तो ये तो चलता ही रहेगा, ये इसका एंड कभी आएगा ही नहीं। ये मतलब रिलीजन एक काइंड ऑफ एक रेलगाड़ी है, जो कि हमने हमारी वो थे पुरानी जो समाज थे, उन्होंने पकड़ी थी कि एक बेटर स्टेज पर ले जाने के लिए, और मेरे ख्याल से हम काफ़ी हद तक पहुँच गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उस गाड़ी से उतरना ही नहीं चाहते। उनको वही उसी जगह में अच्छा लगता है। तो वो करना पड़ेगा, वो नहीं करेंगे तो फिर होगा नहीं। गवर्नमेंट से आप उम्मीद रख नहीं सकते, गवर्नमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट को फ़ायदा है उससे, जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको भी फ़ायदा है। तो वो तो करने वाले नहीं है। तो ये तो इसके लिए मुझे लगता है कि आम लोगों को ही बात करनी पड़ेगी।
और इसको मैं आपको बहुत आपको अच्छे लगता है सॉरी दिव्यांशु भाई, सॉरी भाई, नहीं बस नहीं एक लाइन का हाँ एड ऑन है। सो इसको अगर मैं पूरी तरीके से समराइज करूँ ना, जो मैंने एग्जाम दिया था ना, मुझे क्या लगता है क्या होता है इससे, वो बच्चा ना नाम जब छोड़ करके वो पढ़ाई करता, और वो मैथ्स की एग्जाम में शायद बहुत अच्छे मार्क्स लाता, शायद उससे यही डिफरेंस आएगा। अब दिव्यांशु भाई आप प्लीज। ओके। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है अर्पित कि जिस ढंग से जैसे हम लोग आजाद हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बना, वाज दिस अ स्टेप टुवर्ड्स डिमोलिशिंग रिलीजन? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं नहीं। होगा, ऐसा होने वाला सो नहीं है। अच्छा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आना एक स्टेप नहीं था, तो मतलब आप कह रहे हो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो उसको उस सही ढंग से अप्लाई करना भी होना चाहिए, और आपके हिसाब से अभी तक वो वैसा हुआ नहीं है, नहीं, नहीं, उस नहीं, एक्सटेंट मैं तक ये नहीं नहीं कह हुआ रहा। है। ऐसा मतलब ऐसा ऐसा होगा ही नहीं कि कभी कोई दिन होगा, कोई क्रांति हो जाएगी और हम रिलीजन को उखाड़ के फेंक देंगे। ऐसा जहाँ भी करने की कोशिश हुई है, रशिया में हुआ, और भी कुछ देशों ने कोशिश करी है, तो वो वापस ही आ गया, क्योंकि आपने लोगों के दिमागों पे काम नहीं करा, आपने जबरदस्ती उसको इम्प्लाई कर दिया, लोगों के ऊपर थोप दिया। ऐसे थोपने से होने वाला ही नहीं है। ये ऐसे ही होने वाला है। ये जो कन्वर्सेशन है ना, वो समाज के अंदर जब तक पैदा नहीं होगी, जब तक लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे करके समाज जो है फिर वो बदलेगा इस चीज़ को। इसमें कोई ऐसी क्रांति होने वाली नहीं है कि हमने क्रांति कर दी और हमने कह दिया कि अब जो है आज से जो है हम सारे रिलीजन को खत्म करते हैं देश के अंदर से, ऐसा नहीं होगा। बाकी आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन पॉइंट शोपेनहायर का अगेन, कि वो ये नहीं कहते हैं कि रिलीजन एक चीज है और सच्चाई की खोज एक चीज है। वो कहते हैं कि रिलीजन और सच्चाई की खोज दोनों को सेम ब्रैकेट में डालो, रिलीजन बस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ट्रूथ है। उसी ढंग से, जिस ढंग से अगर आपको साइकोलॉजिकली देखना है तो हम क्या करते हैं बचपन में, हम जब अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में चीजें सीख रहे होते हैं, न्यूटन के लॉ सीखते हैं 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में जब भी, तो हम the degree of skepticism that we install in our classroom कि टीचर आके कुछ बोल रही है ये गलत भी हो सकती है, वो बहुत कम करते हैं। हमको लगता है टीचर है ये तो भाई, ये तो पत्थर की लकीर है, वो जो बोल रही है वही हमको करना है, उसी को समझ के उसी को यूज करके हमको एग्जाम पास करना है वगैरह वगैरह। लेकिन 40 साल बाद जब आप कॉन्फ्रेंस में बैठे रहते हो, भाई आपका क्लासरूम इक्विवेलेंट 40 साल बाद कॉन्फ्रेंस होता है, वहां पे आप स्केप्टिसिज्म के साथ देखते हो, और जब स्केप्टिसिज्म के साथ चीजें देखते हो तो वहां पे आप फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज पे बैठते हो, उसको एक्सपैंड करते हो। तो जिससे कि आप ये काम कर पाओ 40 साल बाद, ये मांगता है कि आप न्यूटन के लॉ को वैसे पढ़ो जैसे टीचर बता रही थी, पत्थर की लकीर की तरह। तो शोपेनहायर कुछ इस टाइप का कहते हैं। क्या बात है, एक्चुअली मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी जो फ्राइडे को आने वाली है, मैं ये वाला एग्जाम्पल उसमें डाल देता हूँ। एनीवे सागर, आप कैसे हो बताओ, आपसे कोई बात नहीं करता। वैसे सुन के तो अच्छा नहीं लगा है कि हम आपके सेकेंडरी वो हैं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के सेकेंडरी प्रोडक्ट हैं। नहीं, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो मैंने वो सिसिफस का भी एग्जांपल दिया जैसे, तो ये तो मुझे दिखता है कि ना एक मोटिवेशन ऐड हो जाती है जब आप कुछ इमेजिनरी आइडिया में ना फुली इन्वेस्ट या बिलीव कर लेते हो। जैसे आपने कहा कि प्लेसिबो वर्क करेगा ही नहीं अगर पता हो कि प्लेसिबो है, तो वही सिसिफस का जैसे एग्जांपल है। उसको इस आइडिया में बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ, नेक्स्ट जन्म एग्जिस्ट करता है, टू गेट मोटिवेटेड टू डू हिज वर्क। नहीं तो वो मोटिवेशन लूज कर देगा, उसके लगेगा कि मैं कर ही क्यों रहा हूँ फिर, मे एज वेल एंड दिस लाइफ। उसकी लाइफ को इमेजिन करो। मुझे तो ये एग्जांपल ना समझ भी नहीं आता। एक पर्सन जिसकी कोई मोटिवेशन नहीं है, इनर मोटिवेशन, उसको ये बताया ही नहीं जा रहा कि ये कंप्लीट करके, टास्क कंप्लीट करके तुझे मिलेगा क्या, तो हाउ विल ही गेट मोटिवेटेड टू डू दिस? हाँ, तो अभी सीन क्या है कि मैं भी कॉन्टिनेंटल जिस सेक्ट की आप बात कर रहे हो, मैं भी उसमें बहुत इक्विप नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जितने भी फिलोसफर्स हैं, किरकेगार्ड से लेके जो रिलीजन में आपको मीनिंग खोजना है, वो ऐसे ऐसे फिलोसफर्स वो कहते हैं, या सार्त्रे ले लो कि पर्टिकुलरली रिलीजन में आपको नहीं मिलना है, या जेके कृष्णमूर्ति ले लो जो कहते हैं कि भाई फिनोमिनल रहो तो वहां पे मीनिंग मिलेगा। जितने भी लोग हैं जो आपको बताते हैं कि मीनिंग कैसे मिलेगा, वो अकल के आधार पे बताते हैं, ठीक है। वो आपको कन्विंस करते हैं, वो आपके ऊपर डिस्पोज नहीं करते हैं। वो आपको नहीं बोलते हैं कि आप ऐसा करो, एक पॉटरी ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको मीनिंग मिलेगा। तो एटलीस्ट दिस इज समथिंग दैट आई हैव नोटिस। सो नाउ आई वुड हैव टू रीड Camus टू अ वेरी बिग लेंथ टू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि भाई ये किस ढंग से आर्ग्यू कर रहे हैं कि मीनिंग कैसे खोजा जा सकता है वगैरह वगैरह। व्हाट डज दिस थिंग, जो जिसको बोलते हैं ना कि
embracing the absurd really mean, है ना? तो ये बात तो है। और इस पे एक मेरा क्वेश्चन भी है, लाइक अर्पित भाई आपसे भी है, कि ये बहुत डिबेट चलता रहता है ईस्टर्न फिलोसफी वर्सेस वेस्टर्न फिलोसफी, कि जो ईस्टर्न फिलोसफी है वो आपको मजबूर करती है टू गो इनवर्ड, आप सेल्फ को जानने लगते हो, आई को जानने लगते हो, और वेस्ट ने फोकस किया ऑन हाउ टू लाइक बिकम बेटर इन दिस वर्ल्ड टू थ्राइव। आपको क्या लगता है कि ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न फिलोसफी क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, एंड पर्सनली आपको क्या बेटर लगती है फॉर लाइक मोटिवेशन इन लाइफ? मेरे हिसाब से दोनों की इम्पोर्टेंस है। आप और मतलब दोनों में मतलब कहे कि खास तौर पे जो ईस्टर्न फिलॉसफी में देखें तो इनवर्ड जाने की बहुत ज़्यादा बात है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ-साथ जो बाहर की दुनिया है उसका बहुत बहुत ज़्यादा नकार है और शायद उसी का परिणाम जो है भारत ने भोगा भी है। जबकि वेस्ट ने इनर जाने की उतनी बात नहीं करी, लेकिन उन्होंने बाहर की जो दुनिया है, उसको उन्होंने बहुत कोशिश करी कि उसको हम कैसे यूज़ करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं। और उन्होंने काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे वो। हाँ, वो ठीक है कि वो अंदर की शांति उनको नहीं मिली और शायद उसके लिए उनको जो ईस्टर्न फिलॉसफी है, उसको अपनाना चाहिए, समझना चाहिए और वो शायद समझ भी रहे हैं और अब वो शायद इस स्टेज पर हैं कि वो समझ भी पा रहे हैं। और यहाँ पर हो गया मामला उल्टा और मुझे लगता है कि ये जो सीधा तरीका है ना, वो यही है कि पहले आप ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इस पर अपनी पकड़ बनाओ। उस पर जब आपकी पकड़ बन जाए अच्छे से, उसके बाद फिर आप इनवर्ड मुड़ जाओ। ये तरीका ठीक काम करता है क्योंकि अ, वो ठीक है कि ये कहना कि भई ये सब माया है, मैं भी एग्ज़िस्ट नहीं करता हूँ, सब जो है और ये क्या है मतलब प्रैक्टिकली वर्क भ्रम है। भी करता है क्या? जैसे ये मैंने ठीक है अपनी ईगो डिसॉल्व कर ली ये सब, हुँ। क्या ये एक्चुअल में हेल्प करता है आपको? क्या एक्चुअल में हुँ, हुँ। डिजायर्स आपकी कम होती हैं? हाँ, हाँ, होती हैं, होती हैं। तो तेरी और मेरी हेल्प तो हो करता गई है। ना साले। तेरी और मेरी हो गई। मतलब पूछ क्या रहा है, ये तो पता प्रैक्टिकल है, एग्जांपल मुझे है। ना इसके 2 रीज़न लगते हैं। जैसे ना एक होता है हुँ, कि हमने इतना कुछ ट्राई कर लिया, तो ऑब्वियसली कुछ अबंडेंस में इतना ट्राई कर लोगे तो बोर हो ही जाओगे। हम शायद हुँ। इसको इक्वेट कर रहे हैं उस चीज़ से कि हमने फिलॉसफी पढ़ी है इसीलिए अपनी डिजायर्स थोड़ी लूज़ हो रही हैं। हमने अभी क्या पता बस अगर हम तेरे को बोर हो लग रहा है, चुके हैं। नहीं, अगर नहीं, तुझे यार लग रहा है कि तूने लाइफ की सारी चीजें कर ली, अभी ऐसी ना हमें 1000 चीजें करनी है जो पॉडकास्ट के हाँ, पहले हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना? ऐसी 1000 चीजें करनी, ख्वाहिशें वैसे खत्म नहीं हुई है। यार डिज़ायर की कोई लिमिट थोड़ी है, डिज़ायर तो एंडलेस है। Right? मतलब आप कहीं तक भी जा सकते हो। क्या मतलब ये अगर हम सोच रहे हैं कि हमने शायद इसलिए बहुत कुछ कर लिया है। यार लोग पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद भी अगर हमें शांति है तो मुझे लगता है कि और कहीं न तो ये सागर के कहीं फिलॉसफी क्वेश्चन का का ही असर है अर्पित भाई। नहीं आप पता है हाँ, आप और ऐसे क्या। देखो ना, एक लिटमस की तरह देखो कि 10 साल पहले आपके जिंदगी के किसी जंक्शन पे कोई एक बहुत वियर्ड सी चीज आई होगी, वहां पे आपने किसी चीज को इगोइस्टिकली ले लिया होगा, किसी क्लासमेट ने आपको आपकी बंदी लेके चला हुँ। गया होगा, ऐसा सब कुछ। तो आज आप उस पर कैसे रिएक्ट करते? क्या आज आप उसको हाँ। हॉलिस्टिकली देखते? अगर आपका हुँ। आंसर है कि थोड़ा सा भी चेंज हुआ है, आज मैं शायद हम्म। उसको उस ढंग से देखता कि मैं समझता कि अच्छा जो मेरे साथ रहना ही नहीं चाह रही है उसको क्यों परस्यू किया जाए उस हद तक। तो that is a testimony to the fact that so-called psychological healing happens. हालांकि हालांकि I don't know why we shifted to this. So मुझे ऐसा लगता है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसफी जब लोग कहते हैं कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल है, तो मुझे नहीं पता कि लोग किस, या तो लोग कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि, क्योंकि आई थिंक लोगों को लगता है कि इंडियन फिलोसफी इज और ईस्टर्न फिलोसफी इज जस्ट स्पिरिचुअलिटी। दैट इज नॉट द केस। जब फिलोसफर्स कह रहे होते हैं, ये एक्सटर्नल और इंटरनल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो इस सेंस में कर रहे होते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी, आपको मेरी आवाज आ रही है, बाहर की आवाज भी आ रही है, सब क्लियर है? ठीक है। इट्स ओके, आ रही है, कोई नहीं। चल रहा है। तो वो ये कहते हैं कि एक बहुत कैटेगोरिकल वे में, बहुत बहुत कैटेगराइज करते करते वेस्टर्न फिलोसफी में एडवांसमेंट होता है। सच की खुद मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ये एपिस्टेमोलॉजिस्ट अलग इंसान होता है, मेटाफिजिसिस्ट जो है, मेटाफिजिसिस्ट बोलो, मेटाफिजिशियन जो है वो अलग इंसान है, एथिसिस्ट अलग इंसान है, एस्थेटिक्स के ऊपर जो काम कर रहा है वो अलग इंसान है। और ये जो फिलोसफी क्योंकि अलग इंसान है तो कंपाइल होने में वक्त लेती हैं। इंडिविजुअल स्कूल्स जो हैं वो ग्रो अप करते रहते हैं विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ अदर नियर बाय स्कूल्स। इंडियन या ईस्टर्न फिलोसफी के केस में ऐसा नहीं है। एक सवाल को उठाया जाता है,
और उस सवाल को हर एंगल से देखा जाता है, एपिस्टेमिक एंगल से देखा जाता है, मेटाफिजिकल एंगल से देखा जाता है। तो वो सवाल जो है वो बाय द एंड ऑफ द डे, वो भले ही एपिस्टेमोलॉजिस्ट उसके ऊपर लगा हुआ है, वो कुछ आपको एथिकल पॉइंट भी बताता है कि देयरफॉर आपको ऐसे रहना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, बुद्धा, अभी शोपेनहावर की हम लोग बात कर रहे थे, शोपेनहावर को हम लोग वेस्टर्न फिलोसोफर नहीं माने तो बेहतर है, उसको इंडियन फिलोसोफर माने, यंग मॉडर्न डे बुद्धा कहते हैं उसको। उस बंदे ने पहले एपिस्टेमोलॉजी की कि नॉलेज होना ये होना होता है, फिर उसने मेटाफिजिक्स बताई अपने की यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, फिर उसने बोला क्योंकि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है इसलिए हमको एक दूसरे के साथ काइंड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के साथ काइंड नहीं हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसको टॉर्चर पहुंचा रहे हैं, हम खुद को पेन पहुंचा रहे हैं। अब ये चीज सही है गलत है वो छोड़ो, कहने का ये मतलब है कि ये जो तीनों ब्लॉक्स हैं ये उसने खुद नहीं किए, है ना। सिमिलरली ईस्टर्न फिलोसफी में भी इस टाइप का फ्लो रहा है, एंड दिस टाइप का फ्लो हैज एक्चुअली सर्व्ड, इसका अपना एक मेरिट है कि अगर आप ये कंपोजिट करते हो तो समाज में भी वो इंस्टॉल होता है, बहुत जल्दी इंस्टॉल होता है। तो वो फिलोसफी सो कॉल्ड फिलोसफी ना बन के वो कल्चर बनता है ना। और जब वो कल्चर बनता है तो आप वहां पे वो जो रैशनल टेम्परामेंट वाली चीजें हैं, है ना, रिलीजियस कम होने वाली चीजें, जस्ट सो यू नो, वो आप इन्वोक कर सकते हो लोगों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक स्कूल, आपको मीमांसा के स्कूल का जो पर्सन है उसको ये पता होगा कि वेदांता वाला स्कूल क्या कह रहा है, उसको पता होगा कि भाई न्याय क्या कह रहा है, वैशेषिका क्या कह रहा है, बुद्धिज्म क्या कह रहा है, बुद्ध इसी चीज के ऊपर ये जो सवाल है मैं कौन हूँ या फिर हमको कैसे रहना चाहिए, उसको ये सब कुछ पता होगा। और ऐसा हमारे ट्रेडिशन में था, ट्रेडिशन बोल रहा हूँ, कल्चर बोल रहा हूँ, रिलीजन नहीं बोल रहा हूँ, ये कल्चर, ये कल्चरल चीज है कि आप पहले स्टार्ट ही करते थे कि सामने वाले का क्या ऑब्जेक्शन है, सामने वाले ने क्या क्या है, हम जाके क्रिटिक करेंगे। सो यू आर रिक्वायर्ड टू नो कि सामने वाले ने क्या कहा है, ठीक है, फिर क्रिटिक है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि आप एक मोर अवेयर रैशनली ड्रिवन सोसाइटी और एक हेल्दी सोसाइटी जहाँ पे जो डिस्पैरिटीज हैं वो वेलकम है, वो आप क्रिएट कर पाते हो ऐसे में। पता है दिव्यांशु भाई, इसका ना एक परफेक्ट आंसर पता है जो मैं पर्सनली मैं सोचता हूँ, आपको फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप ईस्टर्न भी पढ़ लो वेस्टर्न भी पढ़ लो, लेकिन एप्लीकेशन के मामले में ना 50 साल तक के वेस्टर्न फिलोसफी आप रखो, अप्लाई करो, और बाकी के टाइम पे ना आप अपना ईस्टर्न में शिफ्ट हो जाओ। जितना मचाना है फिर आत्मन ब्रह्मन सब 50 ऐसे साल मच के तक कर लो। मैं 50 साल तक के तो भाई हम वेस्टर्न में जल्दी कर पढ़ लो, लिए क्या? ठीक है। हमारे साथ गलती तो यही हुई है, कंफ्यूज आत्मा बने हुए हैं। नहीं तो नहीं, ये तो हमारी एप्लीकेशन जो देखो वो तो अभी ईस्टर्न फिलोसफी है ना, उसमें भी तो कहा गया है ना कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, फिर आपको 50 साल तक गृहस्थाश्रम में रहना है, ठीक है ना, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, फिर संन्यास आश्रम। सी आंसर है भाई यहाँ पे भी। लेकिन अब तो ऑफ कोर्स अब तो ऑफ कोर्स मॉडर्न साइकोलॉजी आ गई है, साइकोलॉजिस्ट हमको ज्यादा एक्यूरेट साइंटिफिक मेथड के थ्रू बताते हैं कि भाई हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे रहने से क्या होगा, हमको ईगो किस तरह डिसॉल्व करना चाहिए। भाई ईगो तो आपको जिंदा बनाता है, अगर आप ईगो ही डिसॉल्व कर दो तो आपको नाइलिज्म का शिकार आप हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। वैसे नहीं होना है आपको, तो आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है प्रोसीजरली, मेथोडिकली, ऑफ कोर्स हाँ, एक ना मेरा ये भी क्वेश्चन है, जैसे नाइलिज्म है उसमें भी ईगो को डिसॉल्व करने की बात करी जाती है ना, और अपने जो हिंदू या फिर ईस्टर्न फिलोसफी है उसमें भी करी जाती है, लेकिन मुझे लगता है दोनों में डिफरेंस सिर्फ है परसेप्शन का। नाइलिस्ट जो है वो कह रहा है कि वो समझ गया कि हाँ हर चीज एक माया है, वो खुद के ईगो को डिसॉल्व कर गया, लेकिन उसका फिर कंक्लूजन क्या निकला, इट्स नॉट वर्थ लिविंग। और जो ईस्टर्न फिलोसफी है वो इस चीज को समझती है, हर चीज माया है, और वो कहती है कि नाउ इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्रिएट योर ओन मीनिंग। तो एक उसको पेसिमिस्टिक वे से देख रहा है और एक ऑप्टिमिस्टिक वे से देख रहा है, कि यही डिफरेंस है नहीं नाइलिज्म और नहीं ईस्टर्न मेरे फिलोसफी ख्याल से का। वेस्टर्न फिलोसफी में भी बहुत ज्यादा ऐसे पॉजिटिव नाइलिज्म वगैरह की चीजें हैं। इनफैक्ट नीचे जिसने नाइलिज्म को कॉइन किया था, आई थिंक अगर कॉइन नहीं किया था तो उसको बहुत ज्यादा कंसेप्चुअलाइज किया उसने, वो खुद आपको मीनिंग कैसे बनाना है। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली नीचे के बाद एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट्स आए, वो प्रिसाइजली इस चीज के थे कि जैसे एब्सर्डिज्म, अल्बर्ट कैमू की हम लोग बात कर रहे थे कि एब्सर्ड, इसको ये एक टेक्निकल टर्म है, इट इज बेसिकली टू हाईलाइट the urge that rational beings such as yourself you have questions, और सामने से यूनिवर्स इरेशनल नहीं है, यूनिवर्स साइलेंट बैठा है, वो जवाब ही नहीं दे रहा है ना। तो ये जो डिस्पैरिटी है
है ना, ये इसको वो एब्सर्ड की तरह कह रहा है। तो अब इस एब्सर्ड के ये एब्सर्ड है, अब मीनिंग कैसे खोजा जाए तो वो बता रहा है। तो ऐसा नहीं है वो कि एब्सर्ड हीरो की फिर बात करते हैं ना ऐसे कुछ। हाँ हाँ, तो बेसिकली वेस्ट में भी आपको मीनिंग कैसे करना है वो है, ईस्ट में भी वही चीज है। तो जहाँ पे आप अप्लाइड हो जाते हो वहां पे सारी चीजें कुल मिला के समाज आपको चलाना है ना, तो चीजें ज्यादा कन्वर्ज करती हैं। नहीं, ईस्ट में, आप ईस्टर्न कुछ कह रहे फिलोसफी थे में ना अरविंद? वो आपको मीनिंग खोजने का नहीं कहता है, वो तो मीनिंग है ऑलरेडी उनके पास में। वो तो कहते हैं ना कि भाई मुक्ति प्राप्त करना उद्देश्य है, जीवन का जो उद्देश्य है वो 4 पुरुषार्थ बताए गए ना, धर्म, अर्थ, काम, हम्म। मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ है, तो मोक्ष जो है ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, ये अल्टीमेट गोल है आपका। वो गोल आपको ऑलरेडी देते हैं करने के लिए कि ये है, आपको ऐसा नहीं कि आपको कुछ खोजने का स्कोप उन्होंने वहां पर छोड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये एक पर्टिकुलर स्कूल है। तो अभी इतने सारे स्कूल्स हैं, इतने सारे ट्रेडिशंस हैं, मतलब लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट चारबाग, पहले तो एक्दम ही एक्सट्रीम हो तो जाता मैं है। नहीं, इनफैक्ट मैं बट भी बोलने ही वाला था, मैंने बोला हाँ वही मतलब सब सही कैसे भाई। हाँ, तो कहने का ये मतलब है कि हाँ, अगर आपको समाज को ऐसे ऐसे रखना है कि भाई रिवॉर्ड, पनिशमेंट एंड जितने ज्यादा हो सके पैसिव रहो, तो आप मात्र इतना बोल रहे हो, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको लिबर्टी नहीं दे रहे हो। सही बात है, आप उसको जेल में रख रहे हो, लेकिन जेल में अभी 2 चम्मच कॉर्नफ्लेक्स डालना है, 3 चम्मच कॉर्नफ्लेक्स डालना है, वहां तो आप उसको खेलने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, और वहां पे आप उसको बोल रहे हो कि तुम चुनो। कृष्ण भी यही कहते हैं कि भाई देखो, मैंने कुछ तो तुमको समझा दिया है, अब मैं जा रहा हूँ सोने, ठीक है, अब देख लो तुमको क्या करना है, तुमको समझ में आया कि नहीं वो तुम्हारे ऊपर, इट्स योर विल, ठीक है। मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, मैं तुमको वो तक बता चुका हूँ, लेकिन इट्स यू, डिटर्मिनिज्म तो ठीक है, लेकिन उसके साथ फ्री विल भी है तुम्हारी, नाउ इट्स अप टू यू। तो जस्ट बिकॉज यू नो दैट इट इज सो कॉल्ड राइट टू किल और व्हाटएवर, दैट डज नॉट टेक अवे द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम यू टू डू थिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अरीना तो है, बहुत बड़ा अरीना है। और पता ऐसे है तो अर्पित वैसे भाई, भी मतलब कि अर्पित भाई इसी पे ना, जैसे अष्टावक्र गीता मेरी पर्सनल फेवरेट इसलिए कि अगर मुझे कोई फिलोसफी में अगर जाना है तो मैं हमेशा महागीता को उठाऊंगा, ठीक है। उस पे बोल दिया है कि भाई तुम ये क्या मोक्ष वोक्ष क्या, मतलब कि तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो। तो उस पे जब ये स्टेटमेंट आता है ना, ऑफकोर्स थोड़ा सा मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है उसमें जिसको अपन लाइक एनालाइज कर सकते हैं, बट अगर वो पहले ही बोल दिया है कि तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो, तो मैं अगर साइंस पे अगर जाऊं कि यू आर अ स्टार डस्ट, यूनिवर्स इज इन यू एंड आउटसाइड इज आल्सो यूनिवर्स, तो एक ही है। तो मेरे लिए ना वो साइंटिफिकली भी अलाइन हो गया ये। तो तभी मेरे को लगता है कि ये बेटर था। आई डोंट नो क्यों इसको कोई लाइमलाइट नहीं मिली, क्योंकि मे बी इसमें इतना वो सब वो क्या बोलते हैं ड्रामा नहीं था जैसे महाभारत में था या बाकी जगह, बट अदरवाइज मेरे को ये ज्यादा बेटर लगता है। तो ईस्टर्न में भी कुछ इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं फिर। हाँ, जो बुद्धा है, बुद्धा का भी जो कॉन्सेप्ट है काफी हद तक क्लीन है, लेकिन वो हम्म। भी ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देते हैं कि भाई आप अपना मीनिंग निकालो। वो फिर रिलीजन ही हम्म। नहीं रहेगा ना, अगर वो आपको बिल्कुल ही छोड़ देगा कि आप अपना मीनिंग निकालो, तो फिर रिलीजन कहाँ रह गया वो कुछ ना कुछ तो आपको बिल्कुल। कहीं ना को फंसा के रखेगा वो। और अर्पित भाई, क्या बुद्धा हमारे ही थे? हिंदुइज्म का ही पार्ट थे? अरे नहीं यार। वो इंसानियत का पार्ट थे भाई। क्या वो हाँ, 9वें पता रहने अवतार दो। नहीं थे विष्णु जी के? यार शायद अच्छा, वो और मेरा एक किसने क्वेश्चन है। ओशो ने बोला था, सागर वो जब मैंने तेरे को कल दिखाया था, कल या परसों में, ओशो ने बोला था हाँ या जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बोला था कि ये बुद्धा को इन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं, इसलिए बुद्धिज्म का जन्म हुआ है। अगर ठीक हाँ से हाँ पढ़ हाँ लेते, हाँ, जान लेते ना, तो बुद्धिज्म क्रिएट ही नहीं होता। कृष्ण आपको मूर्ति ने पता है बोला था। कितने सारे स्कूल्स बन गए बुद्धिज्म के बाद, बुद्धिज्म के हम्म। नाम पे इधर उधर, जो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हैं बुद्धा जो उन्होंने कहा था। मोस्ट ऑफ द बिल्कुल। टाइम ही वाज जस्ट बीइंग अ सेंट एंड ही वाज बीइंग इंक्लूसिव। उनका काम ही नहीं था कि भाई मैं आपको बताऊं। कोई ऐसी सारी चीजें हैं कि भाई ये सवाल कि भाई फॉर एग्जांपल यू नो हु एम आई, इस टाइप के सवाल मतलब पूछा, मतलब व्हाट हैपेंड बिफोर द बिग बैंग, जैसे सवाल का मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। ये सवाल भले ही आप ग्रामर में लिंगुअली आप इसको पुट कर पा रहे हो, लेकिन अदरवाइज सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि बिफोर का जो कंसेप्ट है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। अभी सपोजिटली टाइम बिग बैंग से बना है, तो देयर वाज नो बिफोर हम्म। द बिग बैंग टू बिगिन विद फॉर द क्वेश्चन व्हाट हैपेंड हम्म। बिफोर द बिग बैंग टू बी अ लेजिट क्वेश्चन। तो इस टाइप के हम्म। सवाल आपको पूछने ही नहीं है। मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ही वाज जस्ट साइलेंट। एक कहानी उनकी है कि दो लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं कि
अब हम आपके भक्त हैं, आप बताओ कि क्या है अल्टीमेट ट्रूथ। तो बुद्धा चुप रहते हैं, तो ये लोग बोलते हैं चलो ठीक है 30 दिन की इंटर्नशिप है। तो अगले दिन आते हैं, दोबारा पूछते हैं, दोबारा बुद्धा चुप रहते हैं। तीसरे दिन पे आते हैं। फाइनली 29th डे पे एक बंदा बोलता है कि आपने कुछ हमको सिखाया नहीं है, अब हमारी इंटर्नशिप पूरी हो रही है, अब हम जा रहे हैं। तो बुद्धा अगेन मुस्कुरा के कहते हैं। अब इसका कहानी का ये हमको एक्सट्रैक्ट करना है इसमें कि वो इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि वो बोलना नहीं चाह रहे थे, या फिर वो इसलिए चाह रहे थे कि भाई सामने वाला जो है वो खुद अपनी जर्नी परस्यू करे और फिर ट्रूथ को खोजे, अल्टीमेट ट्रूथ को खोजे, या सामने वाला प्रिपेयर करके आए। नहीं, क्योंकि इस सवाल का आंसर भाषा में रखा ही नहीं जा सकता था, इसलिए वो मुस्कुरा रहे थे। तो मोस्ट ऑफ हिज जो आपको ऐसे मिलता है कि दिस इज व्हाट बुद्धा's टेक वाज ऑन अल्टीमेट ट्रूथ, दैट ही वाज साइलेंट। इस टाइप के सवाल मिलते हैं, इस टाइप के जवाब मिलते हैं हमको। और इसके बाद मैं देखता हूँ कि इतने सारे स्कूल्स बन गए हैं बुद्धिज्म के, और कहीं चाइना में जाके कहीं छोटा सा एक स्कूल सर्वाइव कर रहा है व्हिच इज क्लोजेस्ट, वरना तो सब अपना अपना ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा, और मेरे क्वेश्चन है, जो ओरिजिनली गौतम बुद्ध रीबर्थ और आत्मा से उनका क्या मतलब था? मुझे ये क्लैरिटी अब तक मिल नहीं पाई। वो उनका आत्मा मैंने को नहीं लेके पढ़ा क्या तो मैं नहीं पर्सपेक्टिव बता था? सकता। अर्पित बताइए। एक्चुअल में वो ना एक पूरी बहुत सारे शब्द हैं, मैं वो एक मेरे को सीरीज में पूरे याद नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से बुद्धा पहले इंडियन फिलोसफर थे जिन्होंने जो एक चेन ऑफ रिएक्शन होती है ना, कि एक ने इसको किया, इसने इसको किया, इसने इसको किया। उन्होंने हर चीज को, किसी चीज को ऐसे डिवाइनली नहीं अपनी फिलोसफी में डिस्क्राइब करा है कि वो चीज एक दिन वो भगवान आया और उसने जो है अपनी कृपा कर दी और ये सृष्टि बन गई और ऐसे हो गया, या फिर वो उसकी कृपा से ये हो जाता है, वो जाता है। वहां पे कोई भगवान का मतलब ही नहीं है वहां पर। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि जो गॉड का जो क्वेश्चन है ना, उसका वो मतलब बेकार का सवाल है। बुद्धा जो कहते हैं कि उसका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। आपको आप सवाल वो पूछने चाहिए जिनका आपकी जिंदगी से कुछ लेना देना हो, जिससे आपका कुछ भला हो। तो वहां पर वो हर चीज को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि इससे ये हुआ, उससे हुआ। तो वहां पर जो उनका जो कर्म सिद्धांत है, उस कर्म सिद्धांत में कहीं कोई गॉड का इंटरफेयर नहीं है। वो जो आप कर रहे हो, वो कर्म संस्कार जो है उस तरह से आगे की प्रक्रिया को कर रहे हैं, उससे आगे की प्रक्रिया हो रही है। और वहां जो आत्मा भी है, वो भी कोई ट्रू सेल्फ नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कोई पर्सनल अहंकार। सेल्फ नहीं है वहां पर। पर्सनल सेल्फ नहीं है, मतलब कोई मतलब व्यक्तिगत अहंकार नहीं है वहां पर, जो कि आगे कैरी ऑन हो रहा है। जैसा कि जो वेदांतिक फिलॉसफी है उसमें होता है, वहां पर जो है आपका जो एक पर्सनल जो वो अहंकार है बात वो कैरी ऑन होता रहता है। तो वहां पर नॉन वो जो चीज परमानेंस है, की बात करते थे शायद वो। हाँ नॉन उस परमानेंट, वही नॉन परमानेंस है कि वो जो कुछ भी है वो कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस दुनिया के अंदर हर चीज जो है वो हर क्षण बदल रही है। आप भी बदल रहे हो, और आपकी जो सोल कहा जाए वो भी बदल रही है। वो भी कोई परमानेंट नहीं है कि वो परमानेंटली जो मतलब जो मतलब अभी जो मैं जिससे खुद को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मेरी जो मेमोरीज है, जो कुछ भी है, वो कहीं आगे जाके कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ऐसा कुछ कैरी फॉरवर्ड होने वाला नहीं है। वो बस प्रक्रिया है, प्रक्रिया घटती जाएगी एक से दूसरा। तो वहां जो पुनर्जन्म है, वो पुनर्जन्म भी क्या है कि जहां पर आपकी डेथ हुई तो उससे कुछ घटना हुई है, उस घटना से एक अगली घटना का जन्म हो गया है। तो ऐसा नहीं हुआ है कि मैं जो है आगे जाके कहीं और पैदा हो गया हूँ। तो वो घटना लेकिन है जो कि रीबर्थ के घटनाओं बाद की क्या लड़ी है होता जो कि है? आगे चली जा रही है। अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध, लाइक रीबर्थ के बाद क्या होता है? रीबर्थ का मतलब क्या है उनका? लाइक आपकी रीबर्थ का डेथ मतलब वही होती है है कि उसके। एक, हाँ, कि वो घटनाओं की लड़ी है। कि जैसे मान लो कि जो मैं पैदा हुआ हूं, तो वो भी तो एक घटनाओं की लड़ी है ना, जिसकी वजह से मैं पैदा हो गया हूं। उसी तरह से जब मैं खत्म होऊंगा तो ऐसा नहीं कि वहां पर जाकर फुल स्टॉप लग गया, उसके आगे कोई घटना नहीं घटेगी। तो वहां से भी कुछ घटनाएं जन्म लेंगी और जो आगे चलकर कुछ घटनाओं को जन्म देंगी। इन सम सेंस मैंने अगर पता है एकदम ही रिड्यूस और शॉर्ट में करके बोलना हो तो इट इज द बर्थ ऑफ ईगो। रीबर्थ इज रिपीटेड बर्थ ऑफ ईगो। हाँ मैंने ये एक पर हाँ ये पॉडकास्ट वो देयर इज तो नो डिफरेंशिएशन। मतलब वही है ना, जैसे जिस ढंग से मुझे समझ में आया कि अर्पित बता रहे हैं, जिस ढंग से मुझे पता है कि बुद्धा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के प्रोपोनेंट थे। उनका ये मानना होगा कि हम लोग जो हैं, जो एम्बॉडीड हैं मल्टीपल बॉडीज में, हम लोग बस इंस्टेंसिएशन है ऑफ दैट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो तो वो जो चीज है, वो जो चेंज हो रहा है, इंस्टेंसिएशंस चेंज हो रहे हैं, या फिर कल उठ के हमको रियलाइज हो रहा है कि क्या बात है हमारे में कि ये कैरेक्टरिस्टिक थी, आज आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम माय एक्स, समथिंग लाइक दैट माइट एज वेल बी रीबर्थ। नहीं, वो मेरे ख्याल से शायद इनफाइनाइट ओशन में यूनिवर्सल लहरें उठ रही है। कॉन्शियसनेस
नहीं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को भी शायद वो नहीं, वो प्रतीत्य समुत्पाद का एक सिद्धांत है। तो वो मतलब यही बताते हैं कि जो ये एक्युमुलेशन है, यही उस चीज को, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेतना कह देते हैं, वो उसको पैदा करता है। और एक्युमुलेशन वो बिखर जाता है, और वही जो चीज है फिर कहीं जाकर एक्युमुलेट होती है, and एक नई चेतना बन जाती है। बाय द वे, आप लोगों ने शिप ऑफ थीसिस देखी है मूवी? नहीं। एक बार जाकर Ship of देखो, है ना, Theseus। मजा आ जाएगा उसमें। मतलब वो तो खैर मूवी में तो वो नो किस स्पॉयलर्स पे भाई? दीजिएगा। नेटफ्लिक्स में है क्या? पता नहीं, लेकिन मिल जाएगी कहीं ना ओके, कहीं, मुझे मिल गई थी या तो ठीक है। यूट्यूब वगैरह पे। हाँ। हाँ, तो शिप ऑफ थीसिस जो एक्सपेरिमेंट है, जो थॉट एक्सपेरिमेंट है फिलोसोफर्स का, वो उसमें क्या है ना कि थीसिस की एक शिप होती है। अब उस शिप में वो एक लॉग हटाता है, उसमें 100 लॉग्स होते हैं ना, शिप है तो लकड़ी से बनेगी, लॉग्स होते हैं, उसमें एक लॉग हटाता है, वो नई लॉग डालता है। पहले वो जो लॉग थी वो डैमेज हो चुकी थी। तो क्या अब आप इसको वही शिप कहोगे जो ये शिप थी? फिर चलो ठीक है, अगर आप वही कहोगे मतलब एक डालने से कुछ नहीं हुआ, एक नया एलिमेंट आने से कुछ नहीं हुआ। फिर आप दूसरा उसमें से लॉग हाँ हाँ हटाओ हाँ। और एक नया लॉग डालो, अब क्या ये वही शिप है? अब आप अभी भी हाँ ही कहोगे। तो किस टाइम के बाद, किस किस उसके बाद कि अच्छा 50 लॉग अब हटा दिए डाल दिए, किस किस के बाद 70 लॉग आप डाल दिए हटा दिए, तो किसके बाद ये शिप ऑफ थीसिस नहीं रहेगी? और अगर ये हमेशा रहेगी, है ना, अगर 99th जो 100th लॉग है उसको भी आप हटा रहे हो और नया वाला डाल रहे हो, उसके बावजूद ये शिप ऑफ थीसिस है, तो एक बात बताओ, इन सारे लॉग्स से आप एक अगर नई शिप बना लो, कि इधर भी तो 100 लॉग्स आ गए, तो ये जो नई शिप बनेगी, क्या ये भी शिप ऑफ थीसिस होगी? है ना? तो व्हाट इज इट दैट यू आर व्हेन यू आर इटर्नली चेंजिंग? है ना, आज आपने कुछ नई चीज सीखी है, आपका साइकोलॉजिकल जो आइडेंटिटी है वो चेंज हुआ है। आपके साथ कोई नया स्टिमुलस आया, छोटा से छोटा स्टिमुलस, एक मक्खी उड़ के गई है ना, दिस इज आल्सो चेंज्ड यू। सो आर यू द सेम पर्सन? भाई अब हम क्या करते हैं, अभी हमको जीना है, क्या बोलते हैं उसको, फंक्शनल होना है, ऑपरेशनल होना है, तो इसलिए मैं आपको सागर बोले जा रहा हूँ पिछले 20 साल से, लेकिन असल में आप सागर 1, सागर 2, सागर 3, सागर 4 हो। हर सेकेंड, हर मिनिस्क्यूल ऑफ टाइम इंटरवल जो आप चेंज होते जा रहे हो, यू आर ए डिफरेंट पर्सन, है ना? तो मेरे ख्याल से बुद्धा वही जो रीबर्थ की बात कर रहे हैं, शायद इससे रिलेट थोड़ा बहुत अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। इस पे ना मैं एक पीओवी देता हूँ। मैं कोई पॉडकास्ट सुन रहा था, रणवीर का शायद, कोई बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ हो रहा था वो। तो उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया रीबर्थ को, जो गौतम बुद्ध कह के गए। लाइक उसको मैंने फैक्ट चेक नहीं किया कि वो कह रहे हैं जो एक्चुअल में वो गौतम बुद्ध बोल के गए या नहीं। तो उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब किया कि इस जन्म में तो यही है कि हमारी ईगो क्रिएट होती है, जो हमें नाम दिया गया, जो हमें पोजीशन दी गई, तरह तरह की स्टोरीज मैंने अपने माइंड में बिल्ड कर रखी हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि ये मेरा पार्ट है या फिर ये मैं हूँ। तो उसका रीबर्थ नहीं होगा। रीबर्थ होता है कुछ प्रवृत्तियों का, ठीक है, कुछ टेंडेंसीज का। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एंग्शियस फील कर रहा हूँ रिलेटेड टू मेनी थिंग्स, या फिर मेरे कुछ डिजायर्स अभी लेफ्ट हैं, मेरे अंदर गुस्सा ज्यादा है। एट द टाइम ऑफ डेथ जो भी मेरे इमोशंस या फीलिंग्स मेरे साथ रह जाएंगे, उन टेंडेंसीज का रीबर्थ होगा। क्योंकि ऑब्वियसली जो मेरा नाम है, जो मेरी आइडेंटिटी है, वो तो लूज हो गई, उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन जो मेरी टेंडेंसीज है ना, फीलिंग्स और या फिर इमोशंस, वो अभी भी इंटैक्ट है। और तभी हम देखते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कुछ स्वभाव लेके ही पैदा होता है। कोई बच्चा शरारती ज्यादा होता है, कोई बच्चा क्वाइट होता है। वो एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड कर रहा है अपनी टेंडेंसीज फ्रॉम हिज लास्ट बर्थ। तो ऐसे उन्होंने डिस्क्राइब किया। ये अर्पित भाई ये करेक्ट है बच्चे से क्या, ऐसा पहले कुछ? वाला, जो बच्चे से पहले वाला आपने कहा था, मैं यूं यूं किए जाता था, पर जैसे आपने बच्चे वाला बोला कि वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है पहले से, तो वहां पे मैं फिर रुक गया। तो मतलब आई थिंक अराउंड द सेम थिंग ना, कि ईगो का जो, द फैकल्टी ऑफ ईगो इज व्हाट इज रिस्पांसिबल फॉर योर साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। तो वो वैसे ही है। यार इस पे मैं एक बात बताऊं, लाइक मतलब ये तो चलो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, कि क्या था ये पुनर्जन्म, आत्मा और ये कॉन्शियसनेस, क्या चीज पहले थी, ये वो ये सारी चीज। उन्होंने पूरी उनकी फिलॉसफी थी करुणा के ऊपर, ठीक है, आपको हर किसी की तरफ दया रखनी चाहिए।
भाई उनके किसी वो भिक्षु लाइक उनके जो वो फॉलोअर जो थे, उनके कटोरे में वो गिर गई चिड़िया, ठीक है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, अब दान में मिला है तो खा लेना। साउथ ईस्ट एशिया में पूरे या फिर इंडिया में हर कोई भाई, मेजोरिटी लोग ना आपको दिखेंगे नॉनवेज खाते हुए, और वो जस्टिफाई कर देते हैं। वो उसी लाइक जो ओरिजिनल जो गौतम बुद्ध थे, उनकी जो लाइक जो सोर्स था कि भाई करुणा नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उन्होंने उसी को छोड़ दिया भाई, और जस्टिफाई करते फिर रहे हैं अब। तो ये क्या सीखेंगे, वो क्या बोलना चाह रहे थे। और अर्पित भाई, मुझे जहां तक कि मेरे को ये नहीं, पता है लेकिन ना कि ये रीबर्थ शून्यवाद वाली नहीं जो था। बात, लेकिन जो मैंने बात बोली रीबर्थ वाली अर्पित भाई, ये हम्म एक्चुअल में गौतम बुद्ध ने कही थी या नहीं? इसमें ना कई तरह की फिलॉसफी है, मैंने कई अलग-अलग किताबें पढ़ी हैं, हर किसी में कुछ अलग ही मिलता है। लेकिन हाँ, जो हम्म। उस मॉन्क ने बताया समव्हाट कुछ-कुछ ऐसा ही है। और ये थोड़ा हम्म वेदांत से मैच नहीं होता क्या, जो आचार्य जी बोलते हैं नहीं, आचार्य जी से कि मैच आपकी होता है, वेदांत से मैच नहीं प्रवृत्तियों होता, का वेदांत का अलग है। पुनर्जन्म होता है? आचार्य जी से मैच होती, ये लाइन, ये वाली लाइन तो भाई हाईलाइट करनी पड़ेगी। ये आचार्य जी से मैच होता है, वो पुरानी बुक्स से नहीं। या अर्पित भाई, मेरे को ना एक क्वेश्चन था, इस जो दिव्यांशु भाई ने भी अभी जैसे बोला था ना कि व्हाट वाज बिफोर बिग बैंग, जब टाइम ही बिग बैंग से हुआ है तो बिफोर का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं जैसे कि कई सारी थ्योरीज है कि यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट करता था, एक कहीं पे पॉप हुआ तो एक ये वाला यूनिवर्स का हुआ, तो विच मीन्स वो यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट करता था। हाँ, कहीं पे ये हुआ तो टाइम एज एन एंटिटी लेट्स से कुछ क्रिएट, एज अ डायमेंशन क्रिएट हो गया, कहीं पे कुछ और हुआ, वहां के फिजिक्स के लॉज बिल्कुल अलग रहेंगे। तो एक बेस कांस्टेंट तो है ही, है ना। तो क्या ये व्हाट हुँ। वाज बिफोर बिग बैंग ये पूछना सही है, या आप इसको कैसे देखते हो साइंटिफिक व्यू में इसमें ना प्योरली? जो अच्छा, मुझे समझ आया है उससे जैसे पहले क्वांट अर्पित हाँ, एड्रेस करें, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। मैंने उस क्वेश्चन को एज अ रिटोरिक यूज किया था। मैंने कहा था सपोजिटली हम्म अगर बिग बैंग से टाइम आगे बनाए तो उसके तहत ये जो सवाल है वो डिसमेंटल हो हम्म जाता हुँ। है। एनीवे अर्पित। तो मतलब वैसे तो इसमें अभी इसका सही जवाब किसी के पास भी नहीं है, लेकिन जो मैं सोचता हूँ, अब इसको फिलॉसफी कह सकते हो या थोड़ा बहुत जो साइंस की जो समझ से मैंने समझा है, तो ये है कि जो क्वांटम लेवल पर टाइम जो है वो जैसे यहाँ पर हमें एक फ्लो में जाते हुए चल रहा है ना कि इधर से यहाँ से लेकर यहाँ एक एरो की तरह जा रहा है, वो उस तरह से नहीं चलता है। वो आगे भी चल सकता है, पीछे भी चल सकता है। और जो बिग बैंग से पहले जो पोजीशन थी, अगर हम उसकी बात करें इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी की, तो एक फील्ड थी। उस फील्ड में एक बबल पैदा हुआ है और वो बबल ही हमारा ये यूनिवर्स है, जो कि फैलता चला जा रहा है। तो अगर वो क्वांटम फील्ड थी, तो दैट मीन्स कि फिर वहाँ टाइम की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर टाइम कहें कि भई मतलब बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आगे भी चल रहा है, पीछे भी चल रहा है, आगे भी चल रहा है, पीछे भी चल रहा है। उसका सम टोटल 0 है, टाइम नहीं है। लेकिन हम्म वहाँ पर वो डिफरेंट वेव्स हैं जो कि टाइम में उनको आगे चलता मान लो, पीछे चलता मान लो, लेकिन उनका जो सम टोटल है वो 0 है। और जब बिग बैंग होता है, देन उसके बाद क्या होता है कि वो एक सिमेट्री में आ जाता है एंड देन वो एक डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाता है, लगातार बढ़ता चला जाता है। हम्म वो हम कहते हैं कि ये टाइम की बिगिनिंग हो गई यहाँ से। हम्म अच्छा, एक लास्ट ये ऐसा दिमाग ऐसे वो कर देता है ना, ये सारी चीजें बट ये तो सही इस लगता पे है ना ये सब। क्वांटम फिजिक्स पे तो ना एक सेपरेट करेंगे पॉडकास्ट, बड़े ऑल्टर्ड स्टेट में, ऑल्टर्ड स्टेट में करेंगे बड़े भाई। इंटरेस्टिंग कुछ क्वेश्चंस अच्छा, हैं मेरे माइंड में से रिलेटेड। बाय द वे, हाँ जी, अच्छा, बोलो। जस्ट सो यू नो, जो जो साइंस कहता है कि यूनिवर्स इस ढंग से बना, साइंस पहले तो ये कभी आंसर नहीं आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने ये आंसर किया है। अब वो इन लेबल्स को यूज करके एक साइंस कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म पे आके कुछ कहा हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप साइंस के पेपर्स पढ़ो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि मैं बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ जहाँ पे हाल ही में मैंने किसी को डिबंक किया था, कोई थे पाकिस्तान से शायद, तो वो भी कुछ ऐसे कह रहे थे कि साइंस कहता है कि यूनिवर्स आउट ऑफ नथिंग समथिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। नहीं, साइंस इज प्रीटी मच एग्नोस्टिक अबाउट इट। जो इटर्नल इन्फ्लेशन है या इन्फ्लेशन सो एज टू स्पीक है, वो ऐसा कुछ भी दावा नहीं करता है कि देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग एंड देन समथिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हमको इस टाइप की थ्योरीज को रोमांटिसाइज करके बच्चों तक पहुंचानी होती है, तब हम वो काम करते हैं कि ये देखो सब बिग बैंग थ्योरी ये होती है वगैरह वगैरह।
लेकिन असल में वो नहीं होती है। वो बच्चे बड़े होके फिर समझें कि भाई असल में चीज क्या होता है। तो ये एक अगेन वन ऑफ दोस थिंग्स है जो ओवर हाइप्ड हैं, जो मिस पोर्ट्रेड हैं। समथिंग दैट आई वांटेड टू से। बाय द वे, हम पुनर्जन्म की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, तो मुझे ध्यान आया कि क्योंकि हम साइंस की भी पहले बात कर रहे थे, तो एक बंदा है इयान स्टीवनसन करके, उसने साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके वो रीइंकार्नेशन को स्टडी करता है। ऐसे ही एक और बंदा है डेरिल बिम करके, जिसने कहा था कि फ्यूचर क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, फ्यूचर हमारा जो कॉग्निशन है वो फ्यूचर को एसेस कर पाता है, फ्यूचर को देख के फिर पास्ट में आके डिसीजन ले पाता है। उसके एक्सपेरिमेंट ने ये साइंटिफिकली, सो एज टू स्पीक, साइंटिफिकली उसको प्रूव किया था। तो ऐसी जब चीजें होती हैं ना, तो हमको पता लगता है कि डेरिल बिम ने गलत नहीं किया था, साइंस के जो नॉर्म्स हैं उनको बदलने की जरूरत है ना। तो यहाँ पे वो सवाल आ जाता है कि हाउ मच rigid do we think science is? Is there a very big difference between science and pseudoscience? या फिर ऐसा नहीं है? For example, Popper will go on to say कि father of psychoanalysis जो है सिगमंड फ्रॉइड, वो पूरा का पूरा pseudoscience था, है ना। बट पूरी की पूरी हमारी न्यूरोसाइंस में भी उन्होंने इफेक्ट किया। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी अगर आप देखो तो उन्हीं के फाउंडेशनल पिलर, मतलब गॉड से इज कॉल्ड फादर ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी, नहीं साइको एनालिसिस जो भी कुछ है, तो उसको आप सूडो साइंस कह रहे हो, है ना। तो आपके क्या नॉर्म्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, ये जो चीज है ये भी मतलब इट इज वर्थ टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट, कि भाई क्या क्या फाइन डिफरेंस है कि नहीं सूडो साइंस और इसके बीच में, साइंस के बीच में। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, फिर से एंड करते हैं कि जैसे ना काफी लोग अपना जब चैनल खोलते हैं ना, रिलीजियस लोग स्पेशली, तो वो सोचते हैं हमें ना कोई हेट है विद रिलीजन, उनके रिलीजियस होने से, और हम जलते हैं उनसे। ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी जलती है रिलीजियस लोगों से। भाई जलता तो आदमी पता है उससे है ना इसका जिसको लगता है कि भाई इसको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है, मेरे को नहीं मिला है, तभी तो जलेंगे ना हम उनसे। वो तभी उनको लगता है, क्योंकि ना उनको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा अनलॉक किया है स्टेट ऑफ माइंड जो कि हम मिस आउट कर रहे हैं, ऐसा कुछ। लेकिन मेरा पता है क्या पर्सपेक्टिव रहता है कि मुझे एक रिलीजियस पर्सन से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसका जो फेथ है वो मेरी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। जैसे कि अभी कोई रिसेंट मेरे घर के सामने ही कोई घर है, वहाँ पे कीर्तन हो रहा था, तो लाउड स्पीकर इतनी ज़्यादा साउंड थी कि रात तक चल रहा है, 1-2 बजे तक चल रहा है, तो मेरी खुद की लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। मैं कभी कार लेके निकलता हूँ, तो कभी जो रिलीजियस यात्राएं होती हैं उनकी वजह से ट्रैफिक जाम्स लगते हैं, तो उससे मुझे प्रॉब्लम होती है। तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ या रिचुअल से इनकन्वीनियंस अगर कॉज ना हो पब्लिक में, तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका फेथ सिर्फ आपके घर तक है, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। तो इस तरह से अगर कोई रिलीजन को फॉलो करे, जैसे हमने अभी फिलॉसफी की बात करी, आप उस फिलॉसफी को समझिए। जैसे हिंदुइज्म मुझे लगता है बहुत पावरफुल फिलॉसफी है, अगर उसको आप समझने का इंटेंट आपके अंदर है तो। लेकिन जिस तरह से लोग फॉलो कर रहे हैं, बस कुछ सेट ऑफ रिचुअल्स या फिर कुछ ग्रीड या फियर की वजह से, वो फिर पब्लिक न्यूसेंस भी क्रिएट करता है, अपने देश में स्पेशली। तो इस तरह से रिलीजन को अगर फॉलो किया जाए कि आपका फेथ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो शायद आपको एक ऑप्टिमिज्म भी दे लाइफ को, जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनसे डील करने में। तो यही है कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन मैंने खुद आंसर ही कर दिया शायद। अगर तू पक्का नास्तिक है भाई, तू क्या कर्म बात कांड पे बिलीव नहीं करता, मतलब तू वेदों को रिजेक्ट करता है, तो तू पक्का नास्तिक है, समझा ना। मतलब यार मेरा तो और यही मतलब है कि ना फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये रिचुअल्स वगैरह में मत जाओ। इस पे क्या रिचुअल्स भी लगता है चलो आपको करने हैं ना, भाई? अपने घर में कर लो भाई, दूसरों का जीना मत खराब करो। हाँ, लाइक इन शॉर्ट। जस्ट लाइक सेक्स, राइट? वही है। यार अर्पित भाई, एक मतलब छोटा अभी सा अभी क्वेश्चन था भाई। हाँ, वो जो नहीं नहीं दिव्यांशु भाई आपने जो बोला था ना, सॉरी, मतलब कि मेरे को उसी पे ना एक वो क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था। सो जब ये बोले ना कि लाइक जैसे
जितने भी टॉप के आप साइंटिफिक्स जो कि लाइक मतलब कि सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर भी है, लाइक यूट्यूब पे आते हैं, काफी सारे वो मल्टीपल न्यूज चैनल्स पे आते हैं, जैसे ब्रायन कॉक्स हो गया या फिर नील डिग्रास हो गया, ये लोग सब ह्यूज प्रोपोनेंट है बिग बैंग थ्योरी के। तो इज इट लाइक रियली द ट्रुथ की लाइक ये सिर्फ बच्चों की टेक्स्ट बुक के लिए या फिर मासेस को बताने के लिए थोड़ा कन्वीनियंट होता है तो हम बिग बैंग बोल देते हैं, या ये जेन्युइन हुआ था, इसका काफी लेवल तक के का प्रूफ है, ऑल्दो इट्स स्टिल अ थ्योरी, बट स्टिल इसके काफी कॉन्क्रीट एविडेंसेस है? इस पे अर्पित भाई थोड़ा जानना था मुझे। ठीक है। हाँ, एविडेंस है ना, तभी तो है। सबसे पहले तो देखो एविडेंस वहीं से मिला था जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब उन्होंने लिखी थी, तो उसमें उन्होंने एक कांस्टेंट डाल दिया था। तो वो कांस्टेंट उन्होंने इसलिए डाला था क्योंकि उस समय तक किसी को आइडिया ही नहीं था कि ये यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंडिंग भी हो सकता है। मतलब वो सोचते थे यूनिवर्स तो स्टैटिक है, जैसा है, जो चीज जहां पर है वहीं पर घूमे जा रही है वो। बाद में जब हबल ने उसको देखा कि भाई जो गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करना शुरू करा, तो पता चला कि गैलेक्सीज तो दूर जा रही हैं एक दूसरे से। और वो पता चला कि रेड शिफ्ट जो होता है ना, कि वहां से जो रोशनी आ रही है वो, अगर कोई चीज हमसे दूर जा रही है तो वो उसका जो वहां से जो लाइट आती है वो रेड शिफ्टेड हो जाती है। लाइक जैसे कि जैसे कोई ट्रेन अगर हमसे दूर जाती है तो उसकी आवाज अलग होती है, और जब वो आ रही होती है तब उसकी आवाज अलग होती है। हम्म। अगर आपने कभी हम्म। प्लेटफॉर्म पे आवाज सुनी होगी उसकी तो। हम्म। तो उसी तरह से जो लाइट ही होती है, लाइट के साथ भी ऐसा होता है। लाइट जब कहीं कोई सोर्स है जो कि लगातार आपसे दूर जा रहा है, तो उससे आने वाली जो लाइट होगी वो रेड शिफ्टेड होगी, और अगर कोई सोर्स आपकी तरफ आ रहा है तो उससे आने वाली जो लाइट है वो ब्लू शिफ्टेड होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गैलेक्सीज हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो गैलेक्सी जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। और उस चीज को उसको उसको लेकर उन्होंने एक हबल कांस्टेंट करके कैलकुलेट करा, और वही जो है आइंस्टाइन ने जो कांस्टेंट लगाया था अपनी थ्योरी के अंदर, वो सेम है, दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ से पता तो चल गया कि जो यूनिवर्स है वो एक्चुअल में एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है। अगर ये एक्सपेंड कर रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब है कि अगर हम इसको उल्टा चले, टाइम में पीछे जाएं, तो दैट मीन्स ये गैलेक्सीज पास आ रही हैं। और अगर ऐसा है तो हम टाइम में पीछे चलते चले जाएं, तो फिर एक ऐसी स्टेट आएगी जहां पर कि यूनिवर्स होगा वो बहुत ही डेंस होगा और बहुत ही हॉट होगा। तो यहाँ से एक आइडिया आया, और फिर वहां पे अगर हॉट होगा, डेंस होगा, तो फिर वहां से भी कुछ चीजें हम पता कर सकते हैं कि वहां पर अगर सिचुएशन क्या होगी। तो वहां पर एक साइंटिस्ट थे, पूरा नाम भूल गया, पेबल करके साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने एक प्रपोजिशन दी कि अगर ऐसा है तो वहां पर जिस समय इतना हॉट और डेंस होगा, तो उस समय पर जबकि एटम नहीं बने होंगे, तो दैट मीन्स कि जो लाइट के जो पार्टिकल फोटॉन्स होंगे वो लगातार एब्जॉर्ब हो रहे होंगे, एमिट हो रहे होंगे, एब्जॉर्ब हो रहे होंगे, एमिट हो रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो लाइट उस समय जो यूनिवर्स होगा ओपेक होगा, यहाँ से वहां से लाइट निकल नहीं सकती होगी। और एक टाइम आया होगा जबकि वो यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया होगा कि एटम्स बन गए होंगे, तब जाकर वो जो लाइट के फोटॉन्स है वहां से निकले होंगे। और अगर उस, और वो उन्होंने टाइम भी कैलकुलेट करा कि इतने लाख, बिग बैंग के लगभग इतने लाख साल बाद वो पीरियड होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर वो जो लाइट के जो 370,000 पार्टिकल्स हैं, हाँ, तो वो जो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो फिर आज हम डिटेक्ट हमें होने चाहिए। और अगर वो डिटेक्ट होंगे तो वो किस, क्योंकि अब यूनिवर्स एक्सपेंड हो गया, दैट मीन्स ये जो फोटोन की जो वेवलेंथ है वो भी एक्सपेंड हो गई होगी। तो वो जो उनकी जो वेवलेंथ होगी वो आज माइक्रोवेव रेडिएशन के रूप में हमको मिलनी चाहिए। और यही एग्जैक्टली मिला दो साइंटिस्ट को, पेंजी एंड विल्सन को, जो कि वहां पर यूनिवर्स से आ रहे जो नॉइज है उसको स्टडी कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि लगातार एक नॉइज, कहीं भी वो अपना एंटीना घुमा लें, वो नॉइज कंटिन्यूसली हर जगह से आ रही है। और उन्होंने उसको जब स्केल किया तो पता चला कि ये माइक्रोवेव रेडिएशन वाली जो नॉइज है। तो वहां से फिर पता चला कि यार ये भी चीज है, यानी ऐसा हुआ है वाकई में। तो ये जो थ्योरी है, ये तो मैंने कुछ चीजें बताई, और भी जो चीजें हैं, फिर वो जो अभी ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, उसके अंदर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर उस समय जो पार्टिकल्स बने होंगे तो हीलियम कितना बना होगा, हाइड्रोजन कितना बना होगा, लिथियम कितना बना होगा। तो वो सारी चीजें भी उस चीज के साथ जाती हैं कि ये जो यूनिवर्स है वो शायद इसी तरह से ही बना है। सो बाय द वे, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि बिग बैंग थ्योरी गलत है। मैंने कहा बिग बैंग थ्योरी ये नहीं कहती कि दैट वाज द ओरिजिन ऑफ दैट इज नथिंग एंड समथिंग गिवन। ये हाँ, मैं ये खुद कोई भी नहीं कहता। बिग बैंग थ्योरी का जो बैंग है ना, जिसको हम हाँ। इन्फ्लेशन कहते हैं, वो जो फादर ऑफ इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी है एलन गुथ, मैं खुद उनका स्टूडेंट हूँ। तो मैं तो चाह के भी ये नहीं कहूँगा, इनफैक्ट मैंने अपने टेडेक्स टॉक में भी इन्फ्लेशन को डिफेंड करने की कोशिश की थी बाय प्रेजेंटिंग अ लेटर दैट वाज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग, कुछ चैनल्स वगैरह आके कहते हैं ना कि भाई आउट ऑफ नोवेयर ये आ गया, या फिर यहाँ से हमारा यूनिवर्स सो कॉल्ड स्टार्ट हुआ।
तो हमने ये आप बहुत एक्सट्रीम, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेम बोल, ये नहीं कहता है इन्फ्लेशन, ठीक है, हम्म सही है। ये नहीं कहता, ये मैं ओके नहीं, बहुत सारे चलो रिलीजियस फिर लोग हैं ना, वो कहते हैं कि साइंस तो कहता है कि नथिंगनेस से बिग बैंग हो गया, ऐसा साइंस कहता ही नहीं है। हम्म हाँ, मैं नथिंगनेस थी वही बोल एंड रहा हूँ। वहां और से बाय द वे, हाँ, और ये जो नील डिग्रेस टाइसन है, इनको हटा दो, बाकी जितने लोग हैं, मैंने आज तक, जैसे ब्रायन ग्रीन जो जो एकेडमिया से रिलेटेड हैं, नील डिग्रेस टाइसन इज नाउ नॉट एट ऑल अ साइंटिस्ट, इज अ साइंस कम्युनिकेटर। उनका साइंस एफिलिएशन उनके पीएचडी के वक्त था, जहाँ पे उन्होंने 7 या 8 पेपर्स निकाले थे अपनी डिसर्टेशन से ही, दैट वाज प्रीटी मच लिमिटेड टू इट। उसके बाद से वो हाइडन प्लानिटेरियम में कुछ कर रहे हैं, कॉस्मोस का उन्होंने अपना वो किया था। लेकिन ब्रायन ग्रीन फॉर एग्जांपल, मैं जानता हूँ एलन बूथ को, मैं जानता हूँ, जैसे कि मैंने कहा, फादर ऑफ इन्फ्लेशन कॉस्मोलॉजी। ये लोग कहीं पे भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी आके ये नहीं कहते हैं। एक मुझे ध्यान है, ब्रायन कॉक्स ने कहा था, ऑस्ट्रेलिया के, उनका ऑस्ट्रेलियन कोई शो था कि भाई we know why Big Bang happened because we can fucking see it, कुछ तो बहुत assertive way में उन्होंने कहा था। वो मैं वो कह सकता हूँ कि being, because I know that this person knows obviously much more than me, that he himself does not mean that, because we cannot see Big Bang। जैसे अर्पित ने कहा कि फोटॉन्स बने ही नहीं थे 375,000 years तक बिग बैंग के, और जो हम देखते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, वो असल में बिग बैंग का मार्कर नहीं। उससे अच्छा तो हम CERN वगैरह में, LHC वगैरह में जो काम करते हैं, वहां पे हम मिमिक करते हैं। जो जॉर्ज गमाओ है, जिनको फादर ऑफ बिग बैंग के भी माना जाता है, उन्होंने बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस के ऊपर काम किया कि पहले फर्स्ट सेकंड में क्या हुआ, यूनिवर्स दूसरे सेकंड में क्या हुआ, तीसरे सेकंड में क्या हुआ, कौन से हाइड्रोजन हीलियम जो भी बने होंगे, ये सब होंगे। वो ज्यादा अच्छा मार्कर है, लेकिन देखते नहीं। वो डॉग, उसको स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लग रहा है मेरे को, बहुत चिल्ला रहा था हाँ, वो अभी, है ना। वही वो उन्होंने, नहीं मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। धार्मिक होगा, लाइक धार्मिक नहीं कुत्ता नहीं, ये होगा। तो 6 डेज में आया था यूनिवर्स भाई, 6 डेज में आया था। हो सकता है ये जो जानवर होते हैं ना, इनमें भी ऐसी बातें चलती हो, डिस्कशन चलते हो कि दुनिया को किसने बनाया था, हम किसी भगवान में मानते हैं, इनके खुद के रिलीजन्स होते होंगे। जस्ट अ जोक, इसको यहीं एंड करते हैं पॉडकास्ट को। ऑनेस्टली ऑनेस्टली कितना इंटरेस्टिंग हो, जैसे हम कहते हैं ना कि ब्लू व्हेल्स हम हमारे जितना, पता नहीं क्या कहते हैं हम लोग, मुझे पता भी नहीं है, कि लाइक बहुत काफी अच्छा लिंगुअल सिस्टम है उन लोग का, हमारी तरह थॉटफुल, अगर हमारी तरह नहीं तो एक अच्छा रीजनेबल थॉटफुल होती है ना। तो वो लोग क्या इस टाइप की बातें करती होंगी? मतलब एक तो होती है इस टाइप की बातें करना कि अच्छा यहाँ पे मैंने लोकेट किया है, खाना होगा, ये स्ट्रेटेजी रखना, ऐसे से हम अटैक करेंगे, जो भी कुछ है। हालांकि मेरे ख्याल से वेजिटेरियन हो तो पता नहीं, लेकिन ये बातें कि भाई फिलोसॉफिकल बातें कि हमको बनाया किसने, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एंटी भी कुछ है नेटलिज्म कि शायद नहीं। डिस्कस हो रहा है उनके वहाँ पे, कि बच्चे करने हाँ, कि चाहिए कि करना नहीं। चाहिए कि नहीं, वही तो। अरे कोई फायदा नहीं है, क्या बच्चे करते करते पता हैं, है? ये इंसान मार देते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि वो कुछ तो नशे करती हैं, ठीक है, वो पफर फिश को बफर फेस, एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ, ये करते हैं बड़ी वो, अमेजिंग ये चीज थी। कंसिस्टेंसी है। सही, चलो एंड करते हैं फिर। चलो फिर, हाँ, इसको यही एंड करते हैं गाइस। अच्छा डिस्कशन रहा आज, एटलीस्ट हमें मज़ा आया, आपको भी आई होप मज़ा आया हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। पता नहीं कुछ लास्ट 6 महीने से अपनी सब्सक्राइब करने की स्पीड क्यों इतनी स्लो हो गई है। हमने शायद 2 महीने के अंदर 7,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए थे, और उसके बाद 6 महीने में आई थिंक हमने 6,000 और गेन किए हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, थोड़ी हमें मोटिवेशन मिलती है टू प्रोड्यूस मोर कंटेंट। और कुछ लोगों को ये आइडिया समझ भी नहीं आया कि अपना चैनल है क्या। जैसे लास्ट में एक कमेंट पढ़ रहा था, कह रहा था ये हा खी करते रहते हैं आके, इनको कुछ आता नहीं है। तो हा खी हम इसीलिए करते हैं क्योंकि ये चैनल का पर्पस है। हम 4 दोस्त बैठे हैं, इमेजिन करो आप अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठे हैं, तो आप हा खी तो करोगे ना। यही फॉर्मेट को हमने बस ऑनलाइन ब्रिंग किया है। ये इंटरव्यू नहीं है, इसको ऐसे ही लीजिए, ऐसे पॉडकास्ट सुनिए कि आप हमारे साथ ही बैठे हैं। और इस पर्सपेक्टिव से, इस परसेप्शन से अपना पॉडकास्ट आप फॉलो करेंगे तो हम आपको और अच्छा लगेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी नोट पे लाइक कीजिए इस वीडियो को, हाइप करिए,
लेट्स अरे एम बहुत फॉर काम टॉप करवा दिया भाई 10। इससे, बहुत काम हो जाएगा। एक तो चीजें बोल, रिटेन तो करे दिमाग में। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो दोबारा से इस कंक्लूजन को दोबारा से सुनिए और इसको यही एंड करते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। पार्ट 2 भी आने वाला है रिडल्स इन हिंदुइज्म का। सो स्टे ट्यून्ड एंड टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर। मिलते हैं आपसे फिर। हेड हालेलुया। दबाएगा।